क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 297, आधार को पुनः प्राप्त करना। जब बेस की दूरी लगभग 1 किलोमीटर तक कम हो गई, तो चंद्रमा की नजर युद्ध के मैदान में फैले शुद्ध नरसंहार के दृश्य पर पड़ी। विभिन्न आकार के जानवरों को सक्रिय रूप से उन जागृत लोगों की लाशों को नोचते और फाड़ते देखा जा सकता था जिन्होंने सुविधा की रक्षा करने का प्रयास किया था। खून ने जमीन को अंधेरे धब्बों में भिगो दिया, और युद्ध के मैदान में मौत की दुर्गंध आ रही थी, और उन प्राणियों की कस्तूरी के साथ खून की लोहे की गंध आ रही थी जो अब इस क्षेत्र पर दावा करते थे। लेकिन चंद्रमा उन जानवरों या बहिष्कृत लोगों की दुष्टता से आश्चर्यचकित नहीं था जो उन्हें वहां ले गए थे। युद्ध की प्रकृति ही ऐसी थी। प्रथम अभयारण्य में यह एक आम दृश्य था, जहां कच्ची शक्ति सर्वोच्च थी और कमजोरी को न केवल अपमानित किया गया बल्कि घातक रूप से दंडित किया गया। फिर चंद्रमा की नजर जीवित खतरों का आकलन करने के लिए चली गई। युद्ध के मैदान में रणनीतिक बिंदुओं पर तैनात विभिन्न जागृति स्पष्ट रूप से उसके प्रत्याशित आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही तैनात संतरी में से एक ने चंद्रमा के दृष्टिकोण को देखा, उसने एक भेदी युद्ध घोष जारी किया जो पूरे क्षेत्र में गूंज गया, जिसने तुरंत उपस्थित प्रत्येक शत्रुतापूर्ण बल का ध्यान आकर्षित किया। जानवरों के सिर उनके भयानक भोजन से ऊपर उठ गए, आंखें नए लक्ष्य पर केंद्रित हो गईं। बेस गेट से बाहर निकले लोग देखते रहे। मून पूरे इलाके में फैले कम से कम 1 दर्जन मानव विरोधियों की गिनती कर सकता है। उसकी आंखें विभिन्न आकृतियों को स्कैन करती रहीं, जब तक कि अंततः वह एक बड़े जानवर पर नहीं जा गिरी, जिसने आभा में बाकी सभी चीजों को बौना कर दिया। दुश्मन ने स्पष्ट रूप से त्वरित छापे के बजाय घेराबंदी युद्ध के लिए तैयारी की थी। उन्होंने कब्जे वाले बेस को मजबूत किया था और आग के अतिव्यापी क्षेत्रों की स्थापना की थी जो अनुभवी टीमों को भी चुनौती दे सकते थे। खतरे का आकलन करते हुए चंद्रमा की मुस्कान चौड़ी हो गई। बिल्कुल सही, वह उतरने की तैयारी करते हुए बड़बड़ाया। वे जो कुछ भी दे रहे हैं, उसे इकट्ठा करने का समय आ गया है। मून ने तत्काल युद्ध क्षेत्र से पीछे हटने का इशारा करने से पहले डायर हॉर्स को एक त्वरित आश्वस्त थपथपाया। प्राणी को अतिरिक्त प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं थी। वह तुरंत युद्ध के मैदान से दूर चला गया और कई 100 मीटर दूर छुप गया। पूरे क्षेत्र में फैले नरसंहार को देखने मात्र से डायर हॉर्स के पैर डर से कांपने लगे थे, और उसके पहले तीर के घाव ने उसे मौत की संभावना के बारे में स्पष्ट रूप से आघात पहुंचाया था। मिराज के विपरीत चंद्रमा को इस पर्वत से किसी वास्तविक वफादारी की उम्मीद नहीं थी। वह एक नज़र में बता सकता था कि यदि प्राणी का अपना अस्तित्व खतरे में पड़ जाए तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे छोड़ देगा। दहाड़! मून ने जिस जानवर की पहचान एस रैंक के रूप में की थी, उसने एक जोरदार गर्जना जारी की जो युद्ध के मैदान के हर कोने में गूंज उठी, जैसे कोई कमांडर आदेश जारी कर रहा हो। अपने नेता के युद्ध घोष को सुनकर विभिन्न छोटे जानवरों ने लहरों में चंद्रमा की ओर बढ़ने से पहले अपनी क्रूर पुकारों का जवाब दिया। दिलचस्प विकल्प मून ने देखा। आग और पानी का उसका एस रैंक स्टाफ उसकी पकड़ में आ रहा था। इसने कमजोर जानवरों को पहले मुझ पर हमला करने का आदेश दिया। यह जानवर टकराव वाला नहीं है। संपर्क बनाने से पहले वह मेरी ताकत का अंदाजा लगाना चाहता है। एस रैंक जानवर अपने गुर्गों का उपयोग हथियार और सूचना एकत्रित करने वाले उपकरण दोनों के रूप में कर रहा था। जैसे ही ए रैंक जानवरों की पहली लहर ने दूरी कम की, मून ने अपने कर्मचारियों को उठाया। उनके पंजे और नुकीले दांतों से उनके पिछले पीड़ितों का खून टपक रहा था। उनके पीछे जागरूक बहिष्कृत लोग हमले की दूसरी पंक्ति के लिए खुद को तैनात कर रहे थे। उसके बाएं हाथ में पानी तेजी से घूमने लगा, जबकि आग उसकी लाठी के ऊपर जमा हो गई। चंद्रमा ने चार्जिंग होर्ड पर दोनों तत्वों को एक साथ छोड़ा। संयुक्त हमले ने प्रमुख जानवरों पर वांछित प्रभाव डाला।
इसे लेकर बी रैंक तक के छोटे जानवर बुनियादी एलिमेंटल अटैक से तुरंत मर गए, जबकि बचे लोगों ने खुद को ठीक उसी पर्यावरणीय स्थिति में फंसा हुआ पाया जिसे चंद्रमा ने बनाने का इरादा किया था। आपने 5 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने 5 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने 5 जीवन प्राप्त किए हैं। युद्ध के मैदान में घने कोहरे के विशाल बादल छा गए, क्योंकि धुंध हर उस बिंदु से बाहर की ओर फैल गई जहां आग और पानी टकराए थे। आग और पानी के बीच की प्रतिक्रिया ने एक अभेद्य कोहरा पैदा कर दिया, जिससे हर दिशा में दृश्यता घटकर मात्र मीटर रह गई। बहिष्कृत संरचनाओं के बीच कई पवन जादूगरों ने तुरंत अपने कमांडरों के सीधे आदेश पर अस्पष्ट धुंध को साफ करने का प्रयास किया। मैदान साफ करो। अपने पवन जादू का प्रयोग करो। जल्दी करो, आवाजें चिल्लाने लगीं। बेहतर दृश्य के लिए उनकी आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन कोहरे की मोटाई के कारण अंततः असफल रहे। पवन को बुलाया गया और उसका उपयोग किया गया, लेकिन प्रयास व्यर्थ साबित हुए। जितनी तेजी से जादूगरों ने कोहरे के कुछ हिस्सों को तितर-बितर किया, चंद्रमा ने अपने कभी न खत्म होने वाले मंत्रों के माध्यम से और अधिक उत्पादन करना जारी रखा। धुंध स्थिर नहीं थी। जितनी तेजी से वे इसे खत्म कर सकते थे, उससे कहीं ज्यादा तेजी से इसकी भरपाई लगातार की जा रही थी। जल्द ही पूरा युद्ध क्षेत्र पूरी तरह से घने सफेद वाष्प में डूब गया। मैं कुछ नहीं देख सकता, एक निर्वासित व्यक्ति भय से चिल्लाया। फॉर्म अप। रक्षात्मक फॉर्मेशन में आ जाओ। टीम के कप्तान अपनी इकाइयों को बनाए रखने की कोशिश करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक साथ करीब रहो। लेकिन एक साथ समूह बनाना उनकी घातक गलती साबित हुई। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। बूम बूम बूम। पूरे कोहरे में बिना दया के आग के गोले फूटने लगे। मून ने दुश्मन की स्थिति पर नजर रखने के लिए ध्वनि का उपयोग करना शुरू कर दिया और उसने पहचानी गई आवाजों के प्रत्येक समूह पर हमले शुरू कर दिए। वाष्प के माध्यम से पीड़ा की चीखें सुनाई देने लगीं, क्योंकि जागने वाले लोग आग की लपटों में घिर गए थे, जिन्हें वे आते हुए नहीं देख सकते थे। शव जलते हुए ढेर में गिर गए। जैसे ही उनकी आत्माएं उनके शरीर से निकलीं, उनकी चीखें अचानक बंद हो गईं। आपने 200 जीवन जीते हैं। दहाड़। यहां तक कि जानवर भी धुंध में खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। जो लोग दृष्टि पर भरोसा करते थे, वे वध की प्रतीक्षा कर रही अंधी भेड़ों के अलावा और कुछ नहीं बन गए, और जो लोग गंध पर भरोसा करते थे, वे भटके हुए शिकार बन गए, क्योंकि जलते हुए मांस की गंध उनके नथुनों में व्याप्त हो गई। जानवर तब तक आंख मूंद कर घूमते रहे जब तक कि उनकी आंखों में नीली बिजली न चमक उठी। अगले ही पल वे मृत होकर जमीन पर गिर पड़े। आपने 5 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने 5 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने 15 जीवन जीते हैं। युद्ध का मैदान एक बूचड़खाना बन गया था, जहां चंद्रमा मौत के प्रेत की तरह घूम रहा था, अपने लक्ष्यों पर वार कर रहा था और अपने दुश्मनों के लिए तब तक पूरी तरह से अदृश्य बना हुआ था जब तक उसने हमला नहीं किया। जब भी कोहरे के भीतर चंद्रमा का शरीर देखा गया, शव मृत होकर गिर पड़े। पकड़े गए अड्डे के मुख्य द्वार पर एक व्यक्ति हथियार लटकाए खड़ा था। जैसे जैसे उसके अधीनस्थों के नरसंहार की आवाज उसके कानों तक पहुंच रही थी, उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर होती जा रही थी। जब उसे महज कुछ ही सेकंड में कोहरे में होने वाले नरसंहार की भयावहता का एहसास हुआ तो उसकी भौहें तन गईं। हर कोई तुरंत बेस पर लौटें, उन्होंने आदेश दिया। उनकी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। उनकी कई सेनाओं के लिए दुख की बात है कि पीछे हटने का आदेश बहुत देर से आया। उनके शरीर धुंध से ढकी जमीन पर बिखरे हुए थे। अध्याय 298 स्वॉर्ड मास्टर 2 नए कौशल। चंद्रमा की दृष्टि में हत्याओं और जीवन लाभ की सूचनाएं तेजी से चमकती रहीं, क्योंकि छुपी हुई धुंध के भीतर वध जारी रहा। जानवरों का शिकार करने की तुलना में इंसानों को मारना लाभदायक है, मून ने सोचा, क्योंकि हर हमले के साथ उसका जीवन और भी ऊंचा हो गया। कोहरे की चादर रचने के 60 सेकंड के भीतर 40 से अधिक जागरूक और 50 जीव स्थायी रूप से समाप्त हो गए। उनके शव कब्रिस्तान में बिखर गए। कमांडिंग फिगर जो अपनी क्रॉस्ड भुजाओं के साथ देख रहा था, उसने धीरे धीरे अपने रुख को ढीला कर दिया। उसका दाहिना हाथ उसकी कमर पर तलवार की म्यान की ओर बढ़ गया। शिंडसविश।
ब्लेड बिना किसी प्रतिरोध के अपनी म्यान से फिसल गया। वह शक्तिशाली और चालाक दोनों है, तलवारबाज ने किसी से भी बुदबुदाया। फिर वह अपने बगल में खड़े विशाल एसरैंक हेजहोग की ओर मुड़ा। हम उससे एक साथ लड़ेंगे। अनावश्यक चोट का जोखिम उठाने का कोई फायदा नहीं है, खासकर जब जल्द ही उसका समर्थन करने के लिए अतिरिक्त सेना आ सकती है। इतने सारे लोगों को अकेले उलझाना उसकी मूर्खता थी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें इसका फायदा उठाने की जरूरत है। हेजहोग ने सहमति की गड़गड़ाहट के साथ तलवारबाज के शब्दों को स्वीकार किया। जानवर और तलवारबाज दोनों मुट्ठी भर जीवित अधीनस्थों के साथ चुपचाप इंतजार कर रहे थे। उनकी नजरें एक छाया पर केंद्रित थीं जो कोहरे के किनारे से धीरे धीरे उभरने लगी थी। खुली आग। तलवारबाज ने तुरंत आदेश दिया। लंबी दूरी के जागरूकों ने निकट आ रही आकृति पर अपने हमले शुरू कर दिए, जबकि हेजहोग ने अपने 2 तेज स्पाइक्स को भाले की तरह हवा में लॉन्च करके योगदान दिया। एक साथ कई हमले लक्ष्य पर हुए। आकृति ने धुंध का किनारा अभी साफ ही किया था कि अचानक उस पर हमलों की बौछार हो गई। लेकिन जैसे ही हमले हुए और लक्ष्य ध्वस्त हो गया, सभी बहिष्कृत लोगों के चेहरे पर सदमे के भाव थे। तलवारबाज शांत रहा। स्पष्ट रूप से यह परिणाम एक संभावना थी जिसका उसने हमले का आह्वान करते समय अनुमान लगाया था। यह उनका इच्छित शत्रु नहीं था, यह उनके स्वयं के जागृत लोगों में से एक था। गंभीर रूप से घायल हो गया था और सुरक्षा की तलाश में कोहरे से आंख मूंदकर लड़खड़ा रहा था। घायल निर्वासित व्यक्ति छुपे हुए दुश्मन से भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिसने उसकी लगभग सारी जान ले ली थी जब मित्रतापूर्ण गोलीबारी ने उसे मार गिराया। उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। उनके कुछ शेष जीवन को उनके अपने सहयोगियों ने खत्म कर दिया। जैसे ही बहिष्कृत लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, उनके अंधे स्थान से एक विशाल आग का गोला फूट पड़ा। हेजहोग और तलवारबाज अपनी तीव्र सजगता और युद्ध के अनुभव के साथ तुरंत विस्फोट क्षेत्र से दूर चले गए और सबसे खराब क्षति से बचने में कामयाब रहे। उनके अधीनस्थ उतने तेज नहीं थे। बूम! विस्फोट ने शेष रक्षकों को पूरी तरह से भस्म कर दिया, जिससे वे जली हुई लाशों में बदल गए जो फिर कभी पुनर्जीवित नहीं होंगे। विस्फोट क्रेटर के चारों ओर बिखरे हुए अपने स्थायी रूप से मृत अधीनस्थों को देखते हुए तलवार चलाने वाला क्रोध और बढ़ते भय दोनों की गहरी चिंता के साथ चंद्रमा की ओर मुड़ गया। कैसे? आप उन्हें तुरंत कैसे मार रहे हैं? मौत से केवल जिंदगियां खत्म होनी चाहिए, अस्तित्व पूरी तरह खत्म नहीं होना चाहिए। चंद्रमा इस बार सचमुच कोहरे से बाहर आया, शांत और एकत्रित। आप स्वयं इसका पता क्यों नहीं लगाते? चंद्रमा ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया। जैसे ही वह सीधे तलवारबाज पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, उसके दोनों हाथों के आसपास भयानक रूप से बिजली कड़कने लगी। जबकि हेजहोग ने अविश्वसनीय गति के साथ प्रतिक्रिया की, बिजली के हमले को रोकने के प्रयास में अपने विशाल कांटों में से एक को छोड़ दिया। बिजली का बोल्ट अपने इच्छित लक्ष्य के बजाय कांटे से टकराया। जानवर के प्राकृतिक हथियार पर बिजली गिरी। तलवारबाज ने मौके का फायदा उठाया और चंद्रमा की ओर तेजी से हमला करते हुए आगे बढ़ गया। मुझे कवर करे, वह अपने एस-रैंक जानवर साथी को चिल्लाया क्योंकि उसने सेकंड के भीतर दर्जनों मीटर पार कर लिया था। उसका ब्लेड एक ही साफ वार में मून के सिर को धड़ से अलग करने के लिए बिल्कुल सही स्थिति में था। वाह वाह वाह! हेजहोग की स्थिति से बड़े बड़े कांटे चंद्रमा की ओर उड़ने लगे। चंद्रमा ने उड़ने वाले कांटों को नजरअंदाज कर दिया जो एस-रैंकर्स को पूरी तरह से मार सकते थे, और अपना ध्यान आने वाले तलवारबाज पर केंद्रित किया। कांटों को निर्देशित नहीं किया गया, जिससे उनका निर्णय बहुत आसान हो गया। मानव प्रतिद्वंद्वी के साथ निकट सीमा पर उलझने से एस-रैंक जानवर मैत्रीपूर्ण आग को जोखिम में डाले बिना स्पष्ट शॉट खोजने के लिए संघर्ष करेगा। और जब तक वह अपनी रणनीति को समायोजित करने में कामयाब हुआ, मून ने पहले ही इस टकराव को समाप्त करने की योजना बनाई थी। जबकि वह प्रकाश रायजू का उपयोग करके इसे मार सकता था, चंद्रमा ने इसे रखने का फैसला किया। 2 एस-रैंक विरोधियों से लड़ना शायद ही कभी एक अवसर के रूप में आया है। वे अच्छे प्रशिक्षण भागीदार होंगे। मेरे पास समझने के लिए नए कौशल भी हैं। मून ने तुरंत अपने क्लास स्लॉट कौशल को सक्रिय कर दिया
और तलवार चलाने वाले के पूरे कौशल को एक पल में अवशोषित कर लिया। क्लास स्लॉट 1/1। कक्षा स्वॉर्ड मास्टर। कौशल भेदी तलवार पक्षी नृत्य। अवधि 24 घंटे। भेदी तलवार। रैंक असामान्य। प्रवीणता 0%। विवरण आप तलवार से कुशल हैं, चाहे हमला करना हो या पैरवी करना हो। आपकी तलवार के वार में 10% कवच भेदी प्रभाव होता है। पक्षी नृत्य। रैंक महाकाव्य। प्रवीणता 0%। विवरण पक्षियों के अप्रत्याशित उड़ान पैटर्न की नकल करने वाले स्लैश का एक तेज प्रवाहित क्रम सामने आता है। हमले की गति +10%। आक्रमण शक्ति +10%। उसने अपने भंडारण रिंग से एक ए रैंक तलवार प्राप्त की, कई हथियारों में से एक जिसे उसने उन निर्वासित लोगों से प्राप्त किया था जिन्हें उसने पहले समाप्त कर दिया था। तलवारबाज ने स्पष्ट अवमानना के साथ उपहास किया। एक जादूगर सोचता है कि वह तलवारबाजी में मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। एक अद्वितीय स्वॉर्ड मास्टर वर्ग के साथ एस रैंक के खिलाफ अभिमानी। उनके ब्लेड स्टील के साथ स्टील की जोरदार टक्कर में मिले। तलवार चलाने वाले की अभिव्यक्ति तुरंत अहंकार से शुद्ध सदमे में बदल गई क्योंकि चंद्रमा ने एक तलवार तकनीक का प्रयोग किया जिसे वह अच्छी तरह से जानता था। असंभव। तुम मेरे अपने कौशल का उपयोग कैसे कर रहे हो? स्वॉर्ड मास्टर हकलाने लगा। उसका पहले वाला आत्मविश्वास गायब हो गया। संपर्क के क्षण में चंद्रमा की बिजली गिरी, जिससे उसका प्रतिद्वंद्वी एक महत्वपूर्ण सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपने लाभ को बेरहमी से दबाया, तलवारबाज की छाती पर गहरा प्रहार किया जिससे युद्ध के मैदान में खून की बौछार हो गई। जैसे ही बेहोशी गायब हुई, घायल सेनानी ने दूरी बनाने के लिए पीछे की ओर छलांग लगा दी, लेकिन मून लगातार पीछा करता रहा। उसकी हरकतें हर गुजरते पल के साथ और अधिक सुंदर होती जा रही थीं। तलवारबाज के दिल में डर घर करने लगा क्योंकि उसे कुछ ऐसा एहसास हुआ जो जागृतिकर्ताओं, उनकी शक्तियों और प्रणाली के बारे में वह जो कुछ भी जानता था उसके विपरीत था। चंद्रमा हर सेकंड के साथ मजबूत होता जा रहा था। वास्तविक समय में उसकी महारत में सुधार हो रहा था। वह एक संकर नहीं है। जादू और तलवारबाजी में कोई संकर कभी भी इतना मजबूत नहीं हो सकता। वो क्या है? दोहरा वर्ग। ऐसी कोई चीज मौजूद है? गोल्डन टिकट इवेंट। शीर्ष 5 अगले महीने 10 अध्यायों का सामूहिक विमोचन। अध्याय 299 स्वॉर्ड मास्टर से लड़ना। आप हमारी लड़ाई के दौरान मजबूत हो रहे हैं। वह हांफने में कामयाब रहा क्योंकि उसने चंद्रमा की तलवारबाजी और तात्विक मंत्रों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की। जैसे ही चंद्रमा ने पक्षी नृत्य और भारीपन सक्रिय किया, उसका शरीर धुंधला हो गया। उसका वजन कम हो गया और उसकी चाल ढाल पहले से कहीं अधिक सुंदर और अप्रत्याशित हो गई। वाह! स्लैश। प्रत्येक प्रहार अप्रत्याशित कोणों से होता था, जिससे प्रहारों का एक सुंदर नृत्य बनता था जिसका तलवार चलाने वाला मुकाबला नहीं कर सकता था या बच नहीं सकता था। मून अपने हमलों में एक आयामी नहीं था, वह हमेशा इसमें एक तत्व शामिल करता था। चाहे वह उसके नीचे से निकल रही कीलें हों, उसकी ओर आ रही हवा के झोंके हों या बिजली भी हो। फिर भी स्वॉर्ड मास्टर को केवल ऐसा महसूस हो रहा था कि चंद्रमा वास्तव में उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि केवल उसके साथ खेल रहा था। मेरी सहायता करो, तलवारबाज ने अपने साथी पशु को चिल्लाकर कहा। हेजहोग ने प्रतिक्रिया में और अधिक कांटे लॉन्च किए, लेकिन चंद्रमा की स्थिति लगातार बदलती रही। जब भी उसने खुद को नुकसानदेह स्थानों में पाया तो अपनी एयर स्टेप क्षमता का उपयोग करके स्थिति को बदल दिया। हमलों ने अपना प्रभाव खोना जारी रखा क्योंकि चंद्रमा ने शालीनता के साथ खतरों के बीच नृत्य किया। तुम भी क्या हो? लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं बचा था। पकड़े गए अड्डे में जो भी रह गया था, उसके सभी अधीनस्थ, उसके सभी बैकअप चंद्रमा द्वारा समाप्त कर दिए गए थे। जिन लोगों ने पहले आधार पर कब्जा कर लिया था वे या तो मर गए थे या पलायन कर गए थे, अपने जीवन के डर से पोर्टल का उपयोग करके वापस धरती पर लौट आए थे। पूरे युद्ध क्षेत्र में केवल 3 लड़ाके बचे थे, चंद्रमा, स्वॉर्ड मास्टर और हेजहोग। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, स्वॉर्ड मास्टर को एक भयावह एहसास हुआ
शुरुआत से ही परिस्थितियां कभी भी उनके पक्ष में नहीं थीं। जिस व्यक्ति को उसने शुरू में सोचा था कि वह अकेले उनके मजबूत आधार पर हमला करने के लिए आत्मघाती है, वह वास्तव में उन्हें नष्ट कर रहा था। यह चंद्रमा नहीं था जिसे बैकअप की आवश्यकता थी, यह वे थे। भेदी तलवार। रैंक असामान्य। स्तर अधिकतम। पक्षी नृत्य। रैंक महाकाव्य। स्तर अधिकतम। चंद्रमा के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आ गई क्योंकि उसने दोनों चोरी किए गए कौशल में पूरी महारत हासिल कर ली। एस रैंक स्वॉर्ड मास्टर और एस रैंक जानवर से एक साथ लड़ने के तीव्र दबाव के तहत मून ने सबसे कम समय में किसी कौशल में महारत हासिल करने के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। वह 1 घंटे से भी कम समय में 2 कौशल समझने में कामयाब रहा था। इस नौटंकी को खत्म करने का समय आ गया है। मून का इरादा कभी भी किसी भी प्रतिद्वंद्वी को जीवित भागने देने का नहीं था। आधार पर दावा करने और उनके सिर पर इनाम इकट्ठा करने के स्पष्ट लाभों से परे, स्वॉर्ड मास्टर ने एक साथ कई वर्गों का उपयोग करने की अपनी कक्षा की क्षमता देखी थी। उस ज्ञान को फैलने नहीं दिया जा सकता। चंद्रमा ने एक बड़ा कदम पीछे खींचा, तभी दोनों हाथों के आसपास भयानक तीव्रता के साथ बिजली कड़कने लगी। परिचित भेड़िया बनना शुरू हुआ, हर गुजरते सेकंड के साथ बड़ा और अधिक खतरनाक होता गया। जबकि मून ने लाइटनिंग राइजू को सीधे हेजहोग पर लॉन्च किया, जिसने तुरंत आने वाले हमले से होने वाले घातक खतरे को महसूस किया। हताशा में जानवर ने अपने अधिकांश बचे हुए कांटों को भेड़िए की ओर छोड़ दिया, यह आशा करते हुए कि बैराज किसी तरह से बिजली चमकते भेड़िए को रोक देगा या तितर-बितर कर देगा। स्वॉर्ड मास्टर और हेजहोग ने आश्चर्यचकित होकर देखा क्योंकि राइजू चंद्रमा के नियंत्रण में कांटों के बीच आसानी से चकमा दे रहा था। TZZBT। बिजली के भेड़िए ने हेजहोग के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। बिजली उसके विशाल शरीर में फैलने लगी और उसके दिल को तुरंत रोक दिया, उसे अंदर से बाहर तक पका दिया। आपने 1000 जीवन प्राप्त किए हैं। स्वॉर्ड मास्टर एक एस रैंक जानवर के रूप में आतंकित होकर घूर रहा था, जिसे युद्ध में हराने के लिए वह भी संघर्ष करेगा। एक ही हमले में मारा गया था। उसकी भयभीत दृष्टि तुरंत चंद्रमा पर लौट आई, लेकिन उसे खाली जगह मिली जहां उसका प्रतिद्वंद्वी खड़ा था। अचानक चंद्रमा सीधे उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी बिजली से लिपटी तलवार पहले से ही उस आदमी के धड़ की ओर गति कर रही थी। ब्लेड ने मांस और हड्डी को आसानी से काट दिया। स्वॉर्ड मास्टर को एक साथ बिजली का झटका लगा और उसके 2 टुकड़े हो गए। उसका शरीर 2 अलग अलग टुकड़ों में टूट गया। आपने 500 जीवन जीते हैं। स्वॉर्ड मास्टर 1 सेकंड बाद फिर से प्रकट हुआ, लेकिन चंद्रमा पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। बार बार चक्र दोहराया गया। हर बार जब स्वॉर्ड मास्टर सिस्टम के खराब होने से कमजोर होकर पुनर्जीवित हो जाता था, तो चंद्रमा अपने प्रतिद्वंद्वी को खुद को उन्मुख करने या कोई बचाव करने से पहले एक और घातक झटका देने के लिए पूरी तरह से तैनात था। छठी मृत्यु के बाद स्वॉर्ड मास्टर का जीवन भंडार अंततः समाप्त हो गया। उनका शरीर अंतिम बार ढह गया, उस स्थान पर बिखरी हुई लाशों में शामिल हो गया जो कभी ग्लासी ग्रुप की सुविधा थी। चंद्रमा नरसंहार के बीच विजयी होकर अकेला खड़ा था। आधार को पुनः प्राप्त कर लिया गया था। उसकी विकास संबंधी आवश्यकताएं 2 एस रैंक किलों से आगे बढ़ गई थीं और इस प्रक्रिया में उसने 2 मूल्यवान नए कौशल हासिल कर लिए थे। स्वॉर्ड मास्टर की निर्जीव लाश की ओर चलते हुए चंद्रमा ने तलवार अपने हाथ में ले ली। एस रैंक तलवार बुरी नहीं, यह उपयोगी होगी। फिर चंद्रमा ने युद्ध के दौरान मारे गए सभी जानवरों और निर्वासित लोगों के शवों को संग्रहित करना शुरू कर दिया। उसका मन भंडार अभी भी आधी क्षमता से थोड़ा ऊपर था, इसलिए उसे जारी रखने से पहले आराम करने या ठीक होने की आवश्यकता नहीं थी। सभी मूल्यवान जानवरों की लाशों और राक्षसों के शवों को इकट्ठा करने के बाद चंद्रमा उस पोर्टल की ओर बढ़ गया जो बेस के अंदर बना हुआ था। बेस के अंदर आक्रमण के दौरान इमारतों को पूरी तरह से उलट दिया गया था। कई इमारतें आंशिक रूप से ढह गईं या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं और फर्श पर लाशें बिखरी पड़ी थीं। कुछ बचाव करने वाले जागृत लोगों के थे जिन्होंने सुविधा की रक्षा करने की कोशिश की थी, अन्य उन बहिष्कृत लोगों के थे जिन्होंने अंततः इसे खत्म कर दिया था।
चंद्रमा ने जागरूक और बहिष्कृत दोनों शवों को वहीं छोड़ दिया जहां वे पड़े थे। वह उन्हें लूट के रूप में दावा नहीं करने जा रहा था। जो लोग आधार की रक्षा करते हुए मारे गए थे, वे वास्तविक दुनिया में अपने परिवारों के लिए किसी प्रकार के मुआवजे के हकदार थे, और बहिष्कृत शव इनाम संग्रह के लिए उनके उन्मूलन के प्रमाण के रूप में काम करेंगे। चंद्रमा ने पोर्टल में प्रवेश किया, पृथ्वी पर वापस दिखाई दिया और तुरंत केल को बुलाया। पहली रिंग पर लाइन का उत्तर दिया गया। मैंने बेस्टियन बेस को साफ करना पूरा कर लिया है। यह सुरक्षित है और वापस ले जाने के लिए तैयार है। मैं अब दूसरे लक्षित स्थान पर जा रहा हूं। आप तुरंत बेस्टियन पर नियंत्रण वापस लेने के लिए किसी को भेज सकते हैं। एक शब्द में जवाब देने से पहले केल एक पल के लिए चुप रहा। ठीक है। उन्होंने कॉल समाप्त कर दी और मून पहले अभयारण्य में लौटने के लिए पोर्टल के माध्यम से वापस चला गया। पोर्टल सुविधा के बाहर तैनात गार्डों ने कंधे उचकाने से पहले स्पष्ट भ्रम के साथ एक दूसरे को देखा। चंद्रमा बेस्टियन बेस के अंदर वापस दिखाई दिया। वह बाहर चला गया और पाया कि भयानक घोड़ा अभी भी अपनी स्थिति में था। अपने जीवन को कोई खतरा न होने के कारण भयानक घोड़ा चंद्रमा की प्रतीक्षा करता रहा। छोड़ना बिल्कुल सुरक्षित नहीं था क्योंकि आसपास छिपे शिकारी इसे निर्दयतापूर्वक खा जाते थे। चंद्रमा ने उसे अपने अगले गंतव्य की ओर प्रेरित करने से पहले उस पर छलांग लगाई। चलो चलें। अध्याय 300 स्वॉर्ड मास्टर से लड़ाई 2। मून ने अपने नए कौशल की स्थिति स्क्रीन की जांच की। मून द्वारा उनकी नकल करने से पहले स्वॉर्ड मास्टर ने इन क्षमताओं को विकसित करने में उत्कृष्ट कार्य किया था। उसने मुझे कई हजार जिंदगियों की विकास लागत से बचाया। कौशल भी बुरे नहीं हैं, वे बहुत अच्छे हैं। भेदी तलवार। रैंक असामान्य। स्तर अधिकतम। विवरण आप तलवार चलाने में कुशल हैं, चाहे हमला करना हो या पैरवी करना हो। आपकी तलवार के वार में 100% कवच भेदी प्रभाव होता है। कोई भी रक्षात्मक उपकरण आपके ब्लेड हमलों से होने वाले नुकसान को कम नहीं कर सकता। पक्षी नृत्य। रैंक महाकाव्य। स्तर अधिकतम। विवरण पक्षियों के अप्रत्याशित उड़ान पैटर्न की नकल करने वाले स्लैश का एक तेज प्रवाहित क्रम सामने आता है। हमले की गति +100%। आक्रमण शक्ति +100%। अपने निपुण कौशल के प्रभावों को पढ़ते हुए चंद्रमा उनके अंतिम परिणामों से काफी संतुष्ट थे। बर्ड डांस उनका पहला एपिक रैंक क्लोज कॉम्बैट कौशल था, जो उनके विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाता है। अब वह आवश्यकता पड़ने पर पूरी तरह से शारीरिक युद्ध तकनीकों का उपयोग करके एस रैंक के जानवरों को मार सकता है और खत्म कर सकता है। इसके द्वारा प्रदान की गई बहुमुखी प्रतिभा सामरिक लचीलेपन के लिए अमूल्य थी। चंद्रमा कई विशेषज्ञताओं में प्रभावी रूप से एक एस रैंक खतरा बन गया था। जादुई मुकाबला, शारीरिक लड़ाई, उपचार समर्थन और उपयोगिता अनुप्रयोग। ऐसी व्यापक क्षमता कम ही जागृतिकर्ताओं ने हासिल की। अपने दूसरे लक्ष्य बेस की ओर कुछ घंटों की यात्रा के बाद मून अगली कैप्चर की गई सुविधा के निकट पहुंच गया। और जैसा कि उसे उम्मीद थी, पहाड़ी पर चढ़ते समय उस पर घात लगाकर हमला किया गया, जिससे घात लगाने वालों को स्पष्ट लाभ मिला। ऐसे प्रतिकूल स्थान पर हमलों की आशंका होने पर मून ने अवरोधन टीम से कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निपटा। उसने उन्हें इतनी जल्दी खत्म कर दिया कि समूह को बेस पर अपने साथियों को उसकी उपस्थिति के बारे में सचेत करने का कोई अवसर नहीं मिला। मून को विश्वास था कि उनके आगमन पर दूसरे बेस के अंदर बहिष्कृत लोगों द्वारा पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया था। पिछला स्वॉर्ड मास्टर शुरू में इतना अहंकारी था कि उचित सावधानी नहीं बरतता था, और एक बार जब उसे चंद्रमा की वास्तविक शक्ति का पता चला तो चंद्रमा ने उसे कभी सांस लेने की जगह नहीं दी। अपने सहयोगियों के साथ संवाद करने का समय तो दूर की बात है। उन पहाड़ियों को पार करने के बाद जिन्होंने उसे आधार से अलग कर दिया था, चंद्रमा को अंततः अपने दूसरे उद्देश्य की स्पष्ट दृष्टि मिली। रक्षात्मक दीवारों के आसपास का नरसंहार बेस्टियन बेस पर देखे गए नरसंहार से काफी कम था। गिरे हुए जागृतिवादियों के शरीर से हथियार, कवच और अन्य सभी मूल्यवान उपकरण पूरी तरह से छीन लिए गए थे। विजयी निर्वासितों द्वारा युद्ध की लूट के रूप में दावा किया गया था। कुछ जानवरों की लाशें परिधि के चारों ओर बिखरी हुई थीं,
लेकिन अन्य जानवर पहले से ही उन्हें कुतर रहे थे। जेसन, क्या आप वहां हैं? अपनी स्थिति बताएं। ओवर डॉट। अचानक चंद्रमा की जेब में संचार उपकरण आने वाले ट्रांसमिशन के साथ कंपन करने लगा। यह शायद दूसरे बेस का लीडर है जो स्वॉर्डमास्टर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। मून को एहसास हुआ, उसकी नजर बेस के ठीक सामने है। मून ने पराजित स्वॉर्डमास्टर की लाश से संचार उपकरण पुनः प्राप्त कर लिया था, यह जानते हुए कि दुश्मन संचार पर जासूसी करने से बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। उसने उपकरण निकाला और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए ट्रांसमिशन को सुना। दूसरी तरफ की आवाज अधीर लग रही थी, स्पष्ट रूप से किसी ऐसे व्यक्ति से तत्काल प्रतिक्रिया की उम्मीद थी जो फिर कभी जवाब नहीं देगा। चंद्रमा अपने अगले कदम पर विचार करते हुए गंभीर रूप से मुस्कुराया। वह स्वॉर्डमास्टर की आवाज की नकल करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन इसमें एक छोटी सी जटिलता थी। किसी मरे हुए आदमी की नकल करना बिल्कुल आसान नहीं था। वैकल्पिक रूप से जेसन की रेडियो चुप्पी संभवतः बोलने वाले व्यक्ति को अधिक सतर्क और रक्षात्मक बना देगी। यह रैंकों के बीच अनिश्चितता और भय भी पैदा कर सकती है। कुछ सेकंड सोचने के बाद मून ने उस आदमी को नजरअंदाज करने का फैसला किया। वैसे भी वह लगभग उनके दरवाजे पर ही था। मून ने डिवाइस को फिर से पॉकेट में डाला और अपना दृष्टिकोण जारी रखा, दूसरे बेस को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार किया। जानवर गिरे हुए मनुष्यों और अपने मृत साथियों के अवशेषों को खा रहे थे। तभी आसपास का तापमान अचानक उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ गया। अधिक बोधगम्य प्राणियों ने गड़बड़ी की जांच करने के लिए अपना सिर उठाया। जब तक उन्हें गर्मी का स्रोत मिला, वे पहले ही मर चुके थे। बूम! उनके दल में हिंसक, कर्कश आग की लपटें भड़क उठीं, जिससे उनके रास्ते में आने वाली हर चीज भस्म हो गई। कुछ प्राणियों को दिल की धड़कन में जला दिया गया, बहती राख में बदल दिया गया, जबकि अन्य को काली लाशों के रूप में छोड़ दिया गया। लेकिन कोई भी उसी अंत से बच नहीं पाया। डेथ मून ने एक ही बार में 2 बड़े आग के गोले दागकर लड़ाई शुरू की, फिर बिना रुके अपने दुश्मनों पर उन्हें फेंकना जारी रखा, खुद को मैनावंचित स्थिति में धकेलने से पूरी तरह से डरे बिना। जब तक उसने 15 शक्तिशाली आग के गोले के हमले किए, तब तक बेस गेट और आसपास के क्षेत्र में तैनात प्रत्येक जानवर को कुछ जागृतिकर्ताओं के साथ मार दिया गया था। सुविधा की ऊंची रक्षात्मक दीवारों पर तैनात जागृत लोगों ने दूर से हमलों के साथ उसकी प्रगति को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास निरर्थक साबित हुए। चंद्रमा की लगातार स्थिति बदलने और कवर के लिए मिट्टी की बाधाओं के उपयोग के कारण तीर और मंत्र अपने लक्ष्य से चूक गए। जैसे ही चंद्रमा जलती हुई लाशों के क्षेत्र में शांति से चलते हुए अकेले बेस के पास पहुंचा, मुख्य प्रवेश द्वार से एक आकृति उभरी, लंबे, जादुई वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति जिसके बारे में चंद्रमा ने सोचा कि संभवतः वही व्यक्ति था जो रेडियो संपर्क का प्रयास कर रहा था। उससे निकलने वाली शक्तिशाली आभा को देखते हुए लबादे वाले नेता के बगल में एक हृष्ट-पुष्ट काला पैंथर खड़ा था, जो एस रैंक गेट के दौरान खत्म हुए पैंथोरा मून से थोड़ा छोटा था, लेकिन इसकी उपस्थिति के आधार पर स्पष्ट रूप से एक और एस रैंक था। वास्तव में यह संगठन क्या है? जब मून ने विपक्षी टीम के 2 एस रैंकर्स को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। ये बहिष्कृत और जानवर एक टीम की तरह एक साथ काम कर रहे हैं, स्पष्ट साझेदारी के साथ एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। उनका अंतिम उद्देश्य संभवतः क्या हो सकता है? संगठन की शक्ति बहुत चिंताजनक थी। यादृच्छिक आपराधिक समूह अंतर्जातीय सहयोग या शक्ति के इस स्तर को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसने साधारण दस्यु या संसाधन चोरी से कहीं अधिक खतरनाक चीज का सुझाव दिया। लेकिन ये प्रश्न तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक वह अपना मिशन पूरा नहीं कर लेता और जो भी जीवित बचे लोगों को उसने जीवित छोड़ने के लिए चुना था, उनसे जानकारी प्राप्त नहीं कर लेता। जादूगर और उसके साथी पैंथर ने चंद्रमा के पहली चाल चलने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपना आक्रमण शुरू कर दिया। पैंथर ने ऊंची रक्षात्मक दीवार से शानदार ढंग से छलांग लगाई, फुर्ती से जमीन पर उतरा। उसकी आंखों की जेब में 2 काले रत्न चंद्रमा की आकृति पर लगे हुए थे। दहाड़! जानवर ने हड्डियों को कंपा देने वाली दहाड़ छोड़ी जो सीधे चंद्रमा की चेतना में छेद करती हुई प्रतीत हुई। एक पल के लिए उसके शरीर ने उसके आदेश का जवाब देने से इनकार कर दिया,
उसकी मांसपेशियां अपनी जगह पर इस तरह बंद हो गईं मानो जमी हुई हों। एक आश्चर्यजनक क्षमता इसकी दहाड़ में अंतर्निहित है, चंद्रमा को दिलचस्पी से एहसास हुआ। अध्याय 302 पृथ्वी पर वापस। कुछ ही मिनटों के अंतराल में मून ने बहिष्कृत लोगों के पूरे समूह को निपटा दिया था। उन्होंने उसे भारी संख्या में जीवन प्रदान किया था, 8000, जिससे वह बहुत प्रसन्न था। कुछ ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन अंततः एक ही हवा के झोंके से उन्हें मार गिराया गया, जिससे वे आधे हिस्से में फट गए, और दूसरों ने छिपने की कोशिश की, लेकिन एक विस्फोट ने उन्हें पकड़ लिया, जिससे वे राख में बदल गए। जागरूकों और जानवरों से समान रूप से लूट इकट्ठा करने के बाद चंद्रमा ने बेस के अंदर पोर्टल की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। मानव आधार हमेशा पोर्टलों के आसपास बनाए गए थे। इससे उन्हें जीवित रहने और सुरक्षा का उच्चतम मौका मिलेगा। यह एक महत्वपूर्ण कारण था कि प्रथम अभयारण्य में मनुष्य इतनी अच्छी तरह से फले फूले। जब जरूरी हो तो भागने में सक्षम होना, और जब जरूरी हो तो वापस लौटने में सक्षम होना। मून द्वारा बेस पर पुनः कब्जा कर लेने के बाद जो लोग भाग गए थे वे आसानी से अपने सामान्य जीवन में लौट सकते थे, चाहे वे बेस के अंदर शिकारी या श्रमिक के रूप में हों। ग्लासी ग्रुप या तो किसी अन्य बेस से किसी शक्तिशाली व्यक्ति को पूरी तरह से कब्जा करने के लिए भेजकर, या बेस के पहले के निवासियों में से किसी एक को अस्थायी रूप से नियंत्रण लेने के लिए भेजकर अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त करेगा, जब तक कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति उनका स्थान लेने के लिए नहीं आता। निःसंदेह प्रथम अभयारण्य में बड़ी संख्या में मानव ठिकानों के बीच कुछ बाहरी लोग भी थे जिन्होंने पोर्टलों से दूर आधार बनाए थे। हालांकि उनमें से अधिकांश वास्तव में सैकड़ों साल पहले बनाए गए पुराने अड्डे थे, जब मनुष्यों ने प्रथम अभयारण्य की खोज शुरू ही की थी। ये पुराने अड्डे कभी भी अपने मूल स्थानों से स्थानांतरित नहीं हुए, बस आकार में बढ़ते रहे और निकटतम पोर्टलों के आसपास उपाधारों का निर्माण करते रहे। स्टोन ब्रिज बेस के अंदर पोर्टल में प्रवेश करते हुए चंद्रमा पृथ्वी पर लौट आया। अंगूठी अंगूठी। केल का नंबर लगातार बजता रहा, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रहा था। मून के चेहरे पर एक उदासी छा गई। यह केल के सामान्य व्यवहार का हिस्सा नहीं था। वह या तो व्यस्त है या पृथ्वी पर नहीं है। शायद पहले अभयारण्य में मून ने दूसरा नंबर डायल करने से पहले सोचा। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। स्वाभाविक रूप से ग्लासी ग्रुप के सदस्य के रूप में उनके पास शक्तिशाली हस्तियों की संपर्क जानकारी थी। उन्होंने फर्स्ट सैंक्चुअरी में ग्लासी ग्रुप मामलों के प्रशासकों में से एक को बुलाया। पहली 2 रिंगों में ही उस व्यक्ति ने उत्तर दे दिया। हेलो, क्या मैं जान सकता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं? बोलने वाला व्यक्ति अपने शब्दों में सम्मानजनक रहा, लेकिन चंद्रमा अपनी आवाज में तात्कालिकता से बता सकता था कि वह व्यस्त था। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। हेलो, मैं मून आउटलॉ हूं। मैं इसे संक्षेप में रखूंगा। मैं आपको हाल ही में केल ग्लासी से ली गई एक खोज के संबंध में कॉल कर रहा हूं। मैं उसे इसके पूरा होने के बारे में रिपोर्ट करने जा रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि वह कुछ चीजों में व्यस्त है। बेस्टियन बेस को पहले ही साफ कर दिया गया है। यह अधिग्रहण के लिए तैयार है। मैंने केल को इसके बारे में पहले ही बता दिया है, और स्टोन ब्रिज बेस को भी पहले ही साफ कर दिया गया है। दोनों तैयार हैं, इसलिए इससे पहले कि कोई आधार पर अपना दावा करने की कोशिश करे, किसी को भेज दें। फोन के दूसरी ओर वाला व्यक्ति एक क्षण के लिए चुप हो गया। तुरंत आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद मिस्टर आउटलॉ। मैं तुरंत इसकी रिपोर्ट करना सुनिश्चित करूंगा। हम बाद में पुरस्कारों के संबंध में भी आपसे संपर्क करेंगे। वर्तमान में हमें कई स्थानों पर निशाना बनाया जा रहा है। फर्स्ट और सेकेंड सैंक्चुअरी में ग्लासी ग्रुप के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। चंद्रमा उसकी बात सुनकर नाराज हो गया। क्या आपका मतलब है कि और भी ठिकानों पर हमला किया जा रहा है? आयरन पीक बेस के बारे में क्या? हाँ सर, पिछले कुछ घंटों से हमें लगातार नए ठिकानों पर हमले की चेतावनी मिल रही है। शुक्र है, एक बार जब हमने हमारे एक अड्डे पर हमले के बारे में सुना तो हमने सही प्रक्रियाएं अपनाई और सुनिश्चित किया कि विभिन्न ठिकानों पर हमारी अन्य सेनाएं अधिक सतर्क हैं। जहां तक आयरन पीक बेस की बात है,
यह वास्तव में हमला किए गए ठिकानों में से एक है और यंग मास्टर केल वर्तमान में वहां लड़ रहे हैं। मैं सही था, वह प्रथम अभयारण्य में है। हालांकि मुझे आयरन पीक बेस पर हमले की उम्मीद नहीं थी क्योंकि पहला हमला पहले ही विफल हो चुका था। क्या अन्य ठिकानों पर भी हमला किया जा रहा है या यह केवल ग्लासी ग्रुप से संबंधित ठिकाने हैं? हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे प्रभाव के कारण हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें अपने काम में व्यस्त नहीं रखूंगा। फोन रखने के बाद मून ग्लासी ग्रुप की एक इमारत की ओर चलने लगा। कई अभयारण्यों में हमलों का एक योजनाबद्ध अभियान। यह आकस्मिक नहीं है। महत्वपूर्ण संसाधनों वाला कोई व्यक्ति अभयारण्यों के आसपास के ठिकानों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। व्यस्त सड़कों पर चलते हुए मून ने विश्लेषण किया। हालांकि वह इन समन्वित हमलों के पीछे के संगठन के बारे में उत्सुक था, लेकिन मून उनके उद्देश्यों या तरीकों के बारे में अटकलें लगाते हुए अपना पूरा दिन बर्बाद नहीं करने वाला था। बूम! अचानक उसकी आंखों के सामने एक विस्फोट हुआ। विस्फोट लगभग आधा किलोमीटर दूर हुआ, जिससे पूरी इमारत आग और मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। संरचना के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली शक्तिशाली सुरक्षात्मक रूनों और प्रबलित सामग्रियों के बावजूद यह विनाशकारी विस्फोट के खिलाफ पूरी तरह से बेकार हो गया था। वह अवेकन एसोसिएशन की इमारत है, मून ने सोचा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं क्योंकि उसने पहचाना कि विशिष्ट वास्तुकला अब धुएं के मलबे में बदल गई है। नल्स दहशत में चिल्लाने लगे, अपनी जान के डर से विस्फोट स्थल से भागने लगे। जो कुछ भी हो रहा था उससे खुद को बचाने के लिए नागरिक आबादी के पास कोई वर्ग या शक्ति नहीं थी। जागरूक आबादी 3 अलग अलग गुटों में विभाजित हो गई। एक समूह जो अंत में मूल्यवान पुरस्कार की उम्मीद में खतरे की ओर बढ़ गया, दूसरा जो सामने आने वाली स्थिति का निरीक्षण करने के लिए स्थिर रहा, और तीसरा जो तुरंत अपने जीवन को बचाने के लिए भाग गया। यह पहला अभयारण्य नहीं था जहां लोग मृत्यु के बाद फिर से पैदा हो सकते थे। यह पृथ्वी थी, और यहां मृत्यु का केवल एक ही मतलब था, सच्ची मृत्यु। चंद्रमा की आंखों के सामने अचानक काले कवच और मुखौटे पहने आकृतियां प्रकट हुईं। वे मूक हत्यारों की तरह आगे बढ़े, अपने पैरों पर फुर्तीले, अपनी चाल में तेज। जब वे चले तो शरीर गिरे। चाहे जागृति हो चाहे शून्य हो, दोनों हाथ से गिर गए। उन्होंने अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ा, उनके रास्ते में आने वाले किसी भी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को मार डाला। आपातकालीन सायरन लगातार बजते रहे, जिससे पूरे पड़ोस को इन अज्ञात हमलावरों के घातक खतरों के प्रति सचेत किया गया। चंद्रमा ने अपने सामने उभर रही स्थिति का आकलन करते हुए भौहें चढ़ा लीं। हालांकि वह आम तौर पर ऐसे संकट से निपटने में मदद करना और संभावित इनाम का दावा करना चाहता है, लेकिन चंद्रमा का लापरवाह वीरता के माध्यम से मौत को दावत देने का कोई इरादा नहीं था। उसने पहले ही हमलावर सेना के बीच कई इवॉल्वर की पहचान कर ली थी, और एक जागृतिकर्ता के रूप में उनके पास सीधे मुकाबले में इवॉल्वर्स को शामिल करने का कोई व्यवसाय नहीं था। यह आत्महत्या होगी। चंद्रमा तुरंत मुड़ा और विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दिया। जितनी जल्दी उसका शरीर इजाजत दे उतनी तेजी से युद्ध क्षेत्र से भाग गया। जैसे ही उसने युद्ध के मैदान से हटने की कोशिश की, उसके पैरों के आसपास बिजली कड़कने लगी। इससे पहले कि चंद्रमा युद्ध के मैदान से कहीं दूर जा पाता, एक आकृति अचानक उसके सामने कई मीटर की दूरी पर आ गिरी, जिससे उसके भागने का मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। दरार! उनके उतरने के प्रभाव से फुटपाथ टूट गया, जिससे मकड़ी का जाला सड़क पर फैल गया। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी पहचान छुपाने के लिए पहने गए काले मुखौटे के पीछे वह आकृति खतरनाक ढंग से हंस रही थी। वह एक इवॉल्वर है। मून ने उस आदमी को कोई जवाब नहीं दिया, तुरंत इधर-उधर ऐसी किसी चीज की तलाश की जो उसकी मदद कर सके। लेकिन वह केवल भागते हुए नागरिकों को देख सकता था जिन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। शुक्र है कि वह उस व्यक्ति को देरी कर रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं?
कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 303 इवॉल्वर से लड़ना। एवोल्वर द्वारा उसके भागने के मार्ग को अवरुद्ध करने के कारण चंद्रमा ने बाहरी रूप से पूरी तरह से शांत अभिव्यक्ति बनाए रखने के बावजूद आंतरिक रूप से शाप दिया। वह अपनी घबराहट नहीं दिखा सका। अगर उसने ऐसा किया तो उसे लगभग तुरंत ही निगल लिया जाएगा। चंद्रमा ने खुद को एक जीवनघातक संकट में पाया जिसके लिए हर संभव लाभ की आवश्यकता थी और दुश्मन की हर कमजोरी का फायदा उठाया जाना था। अवेकन कभी भी इवोल्वर्स से लड़ने के लिए नहीं बने थे। यह एक बच्चे के किशोर से लड़ने के समान था। यह बिल्कुल विचित्र था। आप एस रैंक गेट के वह बच्चे हैं, है ना? केक, आप मुझे एस रैंक जागृत करने वाले की शक्ति क्यों नहीं दिखाते? आदमी ने अपने हथियार को बुलाने से पहले मनोरंजन के साथ हंसते हुए कहा। इवॉल्वर की पकड़ में एक तेज चमचमाता भाला दिखाई दिया। वह एक भाला चलाने वाला है। मून ने सर्वोत्तम जुड़ाव दूरी का अनुमान लगाते हुए तुरंत नोट किया। चंद्रमा ने पीछे की ओर छलांग लगाई, जिससे उसके और इवोल्वर के बीच काफी अधिक जगह बन गई। वह भाले की इष्टतम मारक सीमा के भीतर खड़ा था, बिल्कुल वहीं जहां भाला चलाने वाले से लड़ना किसी भी प्रतिद्वंद्वी के लिए सबसे खतरनाक था। भाले का प्राथमिक लाभ इसकी अविश्वसनीय गति और भेदन शक्ति के साथ संयुक्त लंबी पहुंच में निहित है। मध्य सीमा में उचित ढंग से निष्पादित भाला तकनीकों का मुकाबला करना या उनका बचाव करना असाधारण रूप से कठिन था। इवॉल्वर द्वारा निष्पादित तकनीक का तो जिक्र ही नहीं किया गया। भाले को देखने पर चंद्रमा ने तुरंत इस सगाई में अपनी तलवार का उपयोग करने के किसी भी विचार को खारिज कर दिया। एक भाला किसी भी तलवार की तुलना में अधिक तेजी से वार कर सकता है, जिससे अधिकांश युद्ध परिदृश्यों में भाला चलाने वाले को भारी लाभ मिलता है। उसके पास दो व्यवहार्य विकल्प थे, या तो हाथ की दूरी तक की दूरी को बंद कर दें जहां भाले का उपयोग अजीब और अप्रभावी हो गया था, या अधिकतम दूरी बनाएं और अपनी जादुई शक्ति पर भरोसा करें। मून ने बिना किसी हिचकिचाहट के लंबी दूरी की लड़ाई को चुना। उनका खंजर कौशल सभ्य होते हुए भी इवॉल्वर स्तर के प्रतिद्वंद्वी के साथ नजदीकी मुकाबले के लिए पर्याप्त रूप से विकसित नहीं था। जिस व्यक्ति से वह लड़ रहा था वह किसी भी एस रैंक जानवर से अधिक मजबूत था। वह उससे लड़ते समय थोड़ी सी भी लापरवाही या गलत अनुमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे ही चंद्रमा उसके जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण लड़ाई में से एक होने वाली लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था, उसके हाथों के आसपास बिजली कड़कने लगी। स्थिति, समय और वातावरण के माध्यम से वह जो भी लाभ प्राप्त कर सकता है वह उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक होगा। उनकी भारी संख्या में जिंदगियां अब उनकी मदद नहीं कर सकती। उसके पास एक बार मौका था, और केवल एक बार। अवेकन और इवॉल्वर के बीच के अंतर को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह शक्ति में अंतर का प्रतिनिधित्व करता है जिसे कुछ लोग अकेले कौशल के माध्यम से दूर करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन चंद्रमा के पास प्रयास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चंद्रमा ने दोनों हाथों में एक साथ जल और अग्नि को बुलाया। प्रत्येक हथेली में विरोधी तत्व आराम कर रहे थे। उसकी तैयारी को देखकर एवोल्वर स्पष्ट अवमानना के साथ हंसा। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे निपट सकते हो? मेरे जैसे इवॉल्वर के खिलाफ महज एक जागृति? उसकी हल्की हंसी धीरे धीरे उन्मत्त हंसी में बदल गई और उसने पूर्ण आत्मविश्वास के भाव में अपनी बाहें फैला दीं, व्यावहारिक रूप से हमले को आमंत्रित करते हुए कहा, फिर आगे बढ़ो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उससे मुझे मारो। मून ने एक ही बार में दोनों मौलिक हमले किए, लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वी पर नहीं, जैसा कि इवोल्वर ने उम्मीद की थी। इसके बजाय उसने आग और पानी को सीधे उनके बीच की जगह में एक दूसरे के खिलाफ निर्देशित किया। धुंध का एक विशाल बादल तुरंत फूट पड़ा, जिससे वाष्प की एक अभेद्य दीवार बन गई जिसने दोनों दिशाओं में दृष्टि को पूरी तरह से अस्पष्ट कर दिया। इसके साथ ही चंद्रमा पूरी तरह से अलग दिशा में दौड़ा। उसके पैरों के चारों ओर बिजली कड़क रही थी क्योंकि उसने अपने शरीर को पूर्ण सीमा तक धकेल दिया था। ओह, तुम्हें लगता है कि तुम सचमुच मुझसे दूर भाग सकते हो? धुंध के भीतर से इवॉल्वर की आवाज आई।
पीछा करने की आवाज तुरंत शुरू हो गई, कदमों की आवाज जो पत्थर तोड़ने के लिए पर्याप्त बल के साथ फुटपाथ से टकराई। चंद्रमा ने अपनी गति और हेड स्टार्ट लाभ का उपयोग करके पहले ही खुद को लगभग 100 मीटर की दूरी पर अलग कर लिया था। फिर भी किसी तरह इवोल्वर इतनी खतरनाक दर से दूरी तय कर रहा था कि कोई भी जागृत व्यक्ति कभी भी पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकता था। यह महसूस करते हुए कि इवोल्वर बहुत जल्द पकड़ में आने वाला है, मून ने अपने भंडारण से एक तैयार रून को पुनः प्राप्त किया और उसे अपने पीछा करने वाले के अनुमानित स्थान की ओर वापस फेंक दिया। उड़ान के बीच में शिलालेख एक चकाचौंध रोशनी के साथ सक्रिय हो गया। पूरी सड़क को अपनी चमक से सराबोर करने से पहले रून से शानदार सफेद रोशनी निकली। जो नागरिक इलाके में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे वे स्तब्ध रह गए, अपना संतुलन खो बैठे और तुरंत फर्श पर गिर पड़े। उनकी आंखों से खून बहने लगा। जागने वालों ने अपनी आंखें पूरी तरह से छिपा लीं। जहां तक इवॉल्वर की बात है, उसे बस तब तक झुकना पड़ता था जब तक कि उसकी आंखें एक पतली भट्ठा की तरह न हो जाएं, जिसमें वह मुश्किल से देख सके। जबरदस्त रोशनी ने चंद्रमा को एक अतिरिक्त कीमती सेकंड खरीद लिया, जिससे उसे उनके बीच के अंतर को आंशिक रूप से बढ़ाने की अनुमति मिली। दुर्भाग्य से फ्लैश ने जो भी लाभ प्रदान किया वह अस्थायी साबित हुआ। निकट आते कदमों की स्थिर ध्वनि लगभग तुरंत ही फिर से शुरू हो गई और चंद्रमा ने महसूस किया कि उसका पीछा करने वाला दृश्य व्यवधान के बावजूद पीछा जारी रखने के लिए तैयार हो रहा है। बीतने वाला प्रत्येक सेकंड इवोल्वर को प्रहार करने की सीमा के करीब ले आया और मून की प्रभावशाली गति जितनी प्रभावशाली थी, उसके प्रतिद्वंद्वी की गति से मेल नहीं खा सकी। अंतर कम हो रहा था और मून के विकल्प तेजी से कम हो रहे थे। यदि वह अगले कुछ मिनटों में जीवित रहना चाहता था तो उसे साधारण टालमटोल से अधिक कुछ चाहिए था। 1 मिनट से भी कम समय में इवोल्वर ने दूरी को केवल 10 मीटर तक सीमित कर दिया था, जो कि उसकी किसी भी क्षमता के लिए हड़ताली सीमा के भीतर था। तुम्हारे पास, उन्होंने विजयी घोषणा की। एक भाला अचानक उसकी पकड़ में आ गया, पहले से ही एक भेदी फेंकने के लिए पूरी तरह से तैनात था, जो प्रतिक्रिया करने या खुद का बचाव करने से पहले चंद्रमा को मार देगा। अपनी आंख के कोने से हथियार को देखते हुए चंद्रमा का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसके शरीर में एड्रेनालाइन की बाढ़ आ गई। छी! बिना किसी हिचकिचाहट के चंद्रमा ने अपने पूरे शरीर को अपने पीछा करने वाले की ओर घुमाया और लाइटनिंग राइजू को छोड़ दिया, जिसे वह दौड़ते समय सावधानी से चार्ज कर रहा था। अपनी शक्ति और गति को अधिकतम करने के लिए कौशल में बड़ी मात्रा में मन डाल रहा था। यह एक खतरनाक हमला है। एवोल्वर की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपना भाला फेंकना रोक दिया और आने वाले बिजली के भेड़िए से बचने के लिए बगल में चकमा दे दिया, जो उसकी आंखों के सामने चमक रहा था। रायजू उससे आगे निकल गया और अपने लक्ष्य से मात्र इंच भर चूक गया। तुरंत अपनी हताश उड़ान फिर से शुरू करने से पहले चंद्रमा की आंखें चौड़ी हो गईं। चिंता के बादल चंद्रमा की अभिव्यक्ति देखकर इवोल्वर का आत्मविश्वास लौट आया। उसने बिना देर किए कहा, बच्चे, तुम मेरी अपेक्षा से अधिक मजबूत हो। वह हमला वास्तव में चोट पहुंचा सकता था। इससे पहले कि इवोल्वर अपना वाक्य पूरा कर पाता, लाइटनिंग रायजू ने उसकी पीठ पर जोरदार प्रहार किया। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। अध्याय 305 एक इवोल्वर से लड़ना 3। ठीक उसी क्षण चंद्रमा ने जवाबी हमले से बचने के लिए ठोस हवा से बचते हुए अपनी गति को पूरी तरह से बदलने की क्षमता का उपयोग करते हुए एयर स्टेप को सक्रिय कर दिया। क्या? उसने अभी अभी हवा में कदम रखा। एवोल्वर का दिमाग दौड़ गया जब उसने मून को अपने जवाबी हमले को दरकिनार करते हुए देखा, ताकि वह अपना प्रदर्शन कर सके। मून के अनुवर्ती हमलों ने बार बार अपना प्रभाव पाया। उनकी बर्ड डांस तकनीक ने बिजली से प्रभावित कटौती का एक विनाशकारी कॉम्बो बनाया, जिसने इवोल्वर के धड़ और अंगों पर कई गंभीर घाव खोल दिए। दर्जनों सटीक प्रहारों से रक्त निर्बाध रूप से बहने लगा। इस लड़ाई में पहली बार इवोल्वर की अभिव्यक्ति में श्रेष्ठता के बजाय वास्तविक आतंक दिखा। केवल 2 सेकंड के भीतर चंद्रमा ने 10 से अधिक शक्तिशाली तलवार के वार किए, जिनमें से प्रत्येक में कड़कड़ाती बिजली की ऊर्जा बढ़ी हुई थी। इवोल्वर के शरीर में प्रवाहित संचित धारा के कारण उसका भाला तंत्रिका रहित उंगलियों से फिसल गया, क्योंकि उसकी मांसपेशियां विफल होने लगीं।
कई गहरे घावों के कारण खून की कमी होने के कारण उनका शक्तिशाली शरीर काम करना बंद करने लगा और उनकी दृष्टि धुंधली होने लगी। अपने मजबूत संविधान के बावजूद एवोल्वर चंद्रमा के संयुक्त शस्त्रागार से इस तरह के केंद्रित उच्चस्तरीय हमलों का सामना नहीं कर सका। आपने लेवल 26 इवॉल्वर को मार डाला है। आपने 2000 जीवन प्राप्त किए हैं। इनहेरिटर ऑफ फ्लॉज आंशिक रूप से सक्रिय हो गया है। चंद्रमा की निरंतर तलवार के वार तभी बंद हुए जब अधिसूचना उसकी दृष्टि में चमकी। वह अपने दृष्टिकोण में लापरवाह होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने अंतिम सेकंड प्रतिशोध के लिए इवोल्वर की क्षमता को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, भले ही वह स्पष्ट रूप से हार गया हो। मैंने वास्तव में ऐसा किया। मैंने एक इवॉल्वर को मार डाला। मून फुसफुसाए। ठंडी हवा का एक छोटा सा झोंका उसके मुंह से बाहर निकला क्योंकि उसका एड्रेनालाइन नीचे चला गया और उसकी थकावट हावी हो गई। उसके पैरों ने जवाब देना बंद कर दिया और वह निर्माण स्थल के मलबे से ढकी जमीन पर गिर गया और अब अपना वजन उठाने में सक्षम नहीं था। स्पीयरमैन के विरुद्ध लड़ाई ने उसकी लगभग पूरी सहनशक्ति और मन का भंडार खत्म कर दिया था। यदि वह थोड़ा भी पीछे हटता तो मून निश्चित रूप से जानता था कि वह उसके सामने वाले व्यक्ति के बजाय एक लाश होता। जीत के लिए उसके पास मौजूद लगभग हर उपकरण की आवश्यकता थी। रून, तात्विक जादू, तलवारबाजी और पूर्ण सामंजस्य में काम करने वाली चालाकी। अपेक्षाकृत मामूली चोटों के बावजूद लड़ाई बिल्कुल आसान थी। मैं मर गया होता यदि वह इतना अहंकारी नहीं होता कि यह विश्वास कर पाता कि वह मेरे साथ खिलवाड़ कर सकता है। मून ने अपने सामने पड़ी लाश को देखते हुए बुदबुदाया। इवॉल्वर के प्रकट होने के क्षण से ही चंद्रमा इसी सटीक परिदृश्य की योजना बना रहा था। वह उसे देखकर घबराकर भाग नहीं गया था, यह मूर्खता होगी। वह जानबूझकर अपने प्रतिद्वंद्वी को इस अलग-थलग निर्माण स्थल पर ले गया था, जहां वह गवाहों या किसी लीक हुई जानकारी की चिंता किए बिना अपनी शक्तियों के पूरे शस्त्रागार का उपयोग कर सकता था। जिस क्षण से मून इवोल्वर को निर्माण स्थल पर लाया, लड़ाई जीवन और मृत्यु की लड़ाई बन गई थी। आखिरकार चंद्रमा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के बाद आसानी से बच नहीं सका। लगभग 1 मिनट तक आराम करने के बाद चलने की ताकत हासिल करने के लिए पर्याप्त समय चंद्रमा ने अपने कमजोर पैरों के बावजूद खुद को खड़े होने के लिए मजबूर किया। वह यहां अधिक समय तक नहीं रह सका। मुख्य युद्ध क्षेत्र केवल कुछ किलोमीटर दूर था और नकाबपोश हमलावर संभावित रूप से किसी भी समय आ सकते थे। मून ने तुरंत ट्रैकिंग उपकरणों या संचार उपकरणों के लिए इवोल्वर के शरीर को स्कैन किया। उसे एक संचार उपकरण मिला, लेकिन कोई ट्रैकिंग उपकरण नहीं मिला। उसने इसे अपने भंडारण रिंग में लाश के साथ संग्रहित किया और क्षतिग्रस्त निर्माण स्थल से प्रस्थान करना शुरू कर दिया। उनकी लड़ाई से इमारत को काफी नुकसान हुआ, लेकिन मून ने संपत्ति के विनाश की परवाह नहीं की। दूर दूर तक लड़ाई जारी रही क्योंकि अवेकन, इवॉल्वर और संभवतः यहां तक कि सरपासर भी घातक लड़ाई में लगे हुए थे। अवेकन एसोसिएशन नुकसान की भरपाई कर सकता है। उनके पास वैसे भी बहुत पैसा है। इस बीच मैं केवल एक गरीब जागृति करता हूं। अपने अपार्टमेंट की ओर जाते समय मून का फोन बजा। तुरंत उत्तर देते हुए उसने सेलीन की घबराई हुई आवाज सुनी। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। चंद्रमा, क्या तुम ठीक हो? हमारे अपार्टमेंट के पास एक हमला हो रहा है। मैंने पोर्टल से लौटने पर इसके बारे में सुना। हाँ, मैं ठीक हूँ, मून ने उसे आश्वस्त किया। मैं लगभग हमले में फंस गया था, लेकिन सौभाग्यशाली समय ने मुझे भागने का मौका दिया। यारा कहाँ है? भगवान का शुक्र है, सेलीन ने जोर से राहत की सांस ली। यारा अब मेरे साथ है, इसलिए उसकी सुरक्षा के बारे में चिंता मत करो। हमें खतरे के क्षेत्र से दूर कहीं मिलना चाहिए और एक साथ रहना चाहिए। सहमत? आइए मिलते हैं। मून ने तुरंत अपनी वर्तमान स्थिति के अपेक्षाकृत करीब एक स्थान के लिए कोड प्रदान किया, जबकि सेलेने से बहुत दूर नहीं। ऐसे कठिन समय में जीवित रहने के लिए सेलीन का पास में होना महत्वपूर्ण होगा। एक इवोल्वर के रूप में उनकी उपस्थिति से उनके जीवित रहने की संभावना में काफी सुधार होगा। ठीक है, हम कुछ मिनटों में वहां पहुंच जाएंगे। सुरक्षित रहें और कुछ भी लापरवाही न करें, समझे? समझा?
मून ने कॉल समाप्त कर दी और अपने मिलन स्थल की ओर बढ़ते रहे। चलते चलते वह अपनी हालिया हत्या के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। जिन कारणों से वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया, उसका शीर्षक इनहेरिटर ऑफ फ्लॉस इवोल्वर को खत्म करने के बाद सक्रिय हो गया था, जिससे पता चलता है कि उसके शीर्षक और इवोल्वर को मारने की उसकी उपलब्धि के बीच कुछ प्रकार की बातचीत हुई थी। यह देखते हुए कि इवोल्वर एक प्रवेश स्तर का इवोल्वर था, बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुआ। एस रैंक बीस्ट्स के लिए उसे वर्तमान में मिलने वाली राशि से लगभग दोगुनी। शीर्षक से जो परिणाम सामने आएंगे वे अस्पष्ट रहे, लेकिन यह तथ्य कि उसने एक जागृतिकर्ता के रूप में एक इवोल्वर को सफलतापूर्वक मार डाला था, कुछ अनसुना था। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था, यह स्पष्ट होता जा रहा था कि चंद्रमा उस रास्ते पर चल रहा था जिस पर बहुत कम जागृत लोगों ने कभी यात्रा की थी, यदि कोई हो। मून निर्धारित बैठक स्थल पर पहुंचे और पाया कि सेलीन और यारा पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों स्पष्ट रूप से चल रहे संकट के बारे में चिंतित थे। जैसे ही सेलीन ने उसे पास आते देखा, वह चिंतित आंखों के साथ उसके पास पहुंची और चोट या क्षति के किसी भी लक्षण की तलाश में उसके शरीर का गहन निरीक्षण करना शुरू कर दिया। क्या आपको चोट लगी है? क्या आपको कुछ हुआ है? आप थके हुए लग रहे हैं, उसने तेजी से कहा। उसके हाथ उसके पास घूम रहे थे। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। दृश्यमान घावों की अनुपस्थिति के बावजूद उसकी स्पष्ट रूप से थकी हुई स्थिति को देखकर सेलीन की अभिव्यक्ति और अधिक चिंतित हो गई। चंद्रमा, क्या तुम लड़ाई में फंस गए? तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुम किसी युद्ध में फंस गए हो। चंद्रमा ने थके हुए ढंग से सिर हिलाया। वास्तव में मैंने लड़ाई की थी। मेरा सामना एक इवोल्वर से हुआ। सेलीन की आंखें सदमे और अविश्वास से चौड़ी हो गईं। आपने इवोल्वर से लड़ाई की और कहानी सुनाने के लिए जीवित रहे? आपके शरीर पर एक भी हल्की चोट नहीं है। अध्याय 306 दूसरा अभयारण्य। उसने उसे फिर से और भी अधिक तीव्रता से देखा। वह जो सुन रही थी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। यह एक जागृति के लिए यह असंभव माना जाता है। आप कैसे बच गए? आप कैसे बच गए? क्या किसी ने आपको बचाया? यारा भी करीब आ गई। उसकी अभिव्यक्ति चंद्रमा की स्पष्ट उपलब्धि पर विस्मय से भर गई। पहले के विपरीत अब वह अवेकन और इवॉल्वर के बीच शक्ति के अंतर को समझती थी। मैं भाग्यशाली निकला, उन्होंने सरलता से कहा। स्थिति इतनी अराजक थी कि मैं इसकी सबसे बुरी स्थिति से बचने और अवसर आने पर भागने में सफल रहा। सेलीन ने आशा भरी निगाहों से सीधे उसकी ओर देखने से पहले सोच समझकर सिर हिलाया। क्या तुमने उसे मार डाला? चंद्रमा उसके अगले शब्दों पर विचार करते हुए एक क्षण के लिए चुप हो गया। कुछ समय बाद उन्होंने निर्णय लिया कि उनके करीबी रिश्ते को देखते हुए ईमानदारी उचित है। हाँ, मैंने उसे मार डाला। उसकी स्पष्ट पुष्टि सुनकर सेलीन के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। अच्छा, सचमुच अच्छा। उसकी प्रतिक्रिया से मून थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसकी आवाज में खुशी का स्वर था। उसने जो हासिल किया उसका महत्व वह समझती थी और परिणाम को पूरी तरह से स्वीकार करती थी। चंद्रमा को उससे कोई द्वेष या ईर्ष्या महसूस नहीं हुई। वह बस उसके लिए खुश थी। मून ने स्थिति का आकलन करते हुए उनके वर्तमान स्थान पर नजर डाली। दूर से हमले अभी भी जारी थे, लेकिन उनका निकटवर्ती क्षेत्र फिलहाल अपेक्षाकृत सुरक्षित बना हुआ था। सुदृढ़ीकरण वाहनों के बेड़े ने शहर के ऊपर आसमान को सजाया, जिसमें इवोल्वर्स और अवेकन शामिल थे जो आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से नकाबपोश हमलावरों का मुकाबला करने के लिए तेजी से तैनात हो रहे थे। बड़े पैमाने पर बैकअप आने से कुछ आश्वासन मिला कि कुछ समय बाद स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सकता है। जैसे ही वे इंतजार कर रहे थे और एसोसिएशन और विभिन्न समूहों की प्रतिक्रिया देख रहे थे, एक इवॉल्वर अचानक स्टोर के सामने की खिड़की से टकरा गई, जहां उन्होंने शरण ली थी, जिससे कांच के टुकड़े अंदर की ओर फट गए। घायल लड़ाकू मलबे के बीच बुरी तरह से गिरा, जिससे तुरंत खून की उल्टी होने लगी, जिससे स्पष्ट रूप से गंभीर आंतरिक चोटें आईं। एक क्षण के संघर्ष के बाद वह धीरे धीरे खड़ा होने में कामयाब रहा और उसने अपने उपकरण से एक उपचार औषधि निकाली और उसे तुरंत पी लिया। इससे पहले कि वह पूरी तरह से ठीक हो पाता,
एक आधा नकाबपोश हमलावर पास की छत से उतरा और हाथ में तलवार लेकर सीधे घायल इवोल्वर पर हमला कर दिया, जो एक घातक झटका देने के लिए तैयार था जो उनकी खूनी लड़ाई को खत्म कर देगा। इससे पहले कि वह पूरी तरह से ठीक हो पाता, एक आधा नकाबपोश हमलावर पास की छत से उतरा और हाथ में तलवार लेकर सीधे घायल इवोल्वर पर हमला कर दिया, जो एक घातक झटका देने के लिए तैयार था जो उनकी खूनी लड़ाई को खत्म कर देगा। वाह! हमला तुरंत बाधित हो गया क्योंकि जलती हुई आग का एक भाला सीधे नकाबपोश व्यक्ति के चेहरे पर लगा। हमलावर का सिर तरबूज की तरह फट गया, जिससे आसपास की मेजें लाल हो गईं। बेजान शरीर बिखरे शीशे के बीच जमीन पर गिर पड़ा। जो नागरिक छुपे हुए थे वे भय से देख रहे थे। बहुत से लोग अब अपना पेट नहीं रोक पाते और सुबह जो भी खाते हैं उसे एक ही बार में उल्टी कर देते हैं। मून ने मुड़कर सेलीन को अपना स्टाफ नीचे करते हुए देखा। उसकी अभिव्यक्ति शांत और केंद्रित थी, जिसमें उसके पहले के हस्तक्षेप के बारे में कोई झिझक नहीं दिख रही थी। बचाए गए इवोल्वर ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, आपकी मदद के बिना मैं मर जाता। उसने अपनी शेष चोटों के इलाज के लिए एक और उपचार औषधि लेने से पहले सम्मानपूर्वक कहा। आपका स्वागत है, सेलीन ने सिर हिलाया। होश में आने के कुछ क्षणों के बाद उसने एक बार फिर अपनी प्रशंसा व्यक्त की और दूर चल रही लड़ाई में वापस कूद गया और हमलावरों के खिलाफ लड़ाई में फिर से शामिल हो गया। इवोल्वर स्थिति में उसके विकास ने स्पष्ट रूप से न केवल उसकी शक्ति के स्तर को बढ़ाया है, बल्कि आवश्यक होने पर उन क्षमताओं का उपयोग करने में उसका आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। 15:09। दबाव में उसके सटीक प्रदर्शन से प्रभावित होकर मून ने टिप्पणी की, अच्छा शॉट। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, सेलीन ने व्यावहारिक रूप से उत्तर दिया। यदि घायल लड़ाके इतनी दूर तक पीछे गिर रहे हैं तो युद्ध रेखाएं हमारी दिशा में स्थानांतरित हो सकती हैं। मैं कुछ इवोल्वर्स से निपट सकता हूं जिनके पास 1 या 2 एक्यू पॉइंट खुले हैं, लेकिन मैं मजबूत लोगों से नहीं निपट सकता। यारा ने सहमति में सिर हिलाया, यह स्पष्ट रूप से समझते हुए कि इस खतरनाक स्थिति में आगे की खतरनाक मुठभेड़ों से बचने के लिए आगे बढ़ना उनकी सबसे अच्छी रणनीति थी। चलो चलें, मून ने निर्णायक सिर हिलाकर पुष्टि की। उनके लिए इस स्थान पर बने रहने का, किसी अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के आने और संभावित रूप से उन्हें फंसाने का इंतजार करने का कोई कारण नहीं था। जैसे ही वे सुरक्षित क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे, यारा ने दूरी में एक पोर्टल सुविधा देखी और सोच समझकर उसकी ओर इशारा किया। क्या हमें अभयारण्यों में प्रवेश नहीं करना चाहिए? क्या इस संकट के दौरान पृथ्वी पर रहने की तुलना में वहां हमारे लिए अधिक सुरक्षित नहीं होगा? सेलीन ने एक पल के लिए पोर्टल पर नजर डाली और उनके विकल्पों पर ध्यान से विचार किया। उसकी पिछली योजना अपने भाई की हवेली की ओर जाने की थी, लेकिन वह काफी दूर थी और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उसका भाई वहां होगा। वह अभी भी दूसरे अभयारण्य में हो सकता है और वे उसकी हवेली पर भी हमला कर सकते हैं। मैं मामले को और बदतर नहीं बना सकता, हमलावर उसे धमकाने के लिए हमें भी बंधक बना सकते हैं। सेलीन का दिमाग सबसे खराब स्थिति की ओर बढ़ गया। आप बिल्कुल सही हैं। चंद्रमा के लिए पहले अभयारण्य में प्रवेश करना बेहतर होगा जहां वह मौजूद सबसे मजबूत व्यक्तियों में से एक है। भले ही जिस आधार पर वह तैनात है उस पर हमला हो जाए, चंद्रमा बहुत अच्छी तरह से लड़ाई का रुख हमारे पक्ष में कर सकता है। हमारे बारे में क्या है? यारा ने स्पष्ट चिंता के साथ पूछा। सेलीन ने गंभीर रूप से उत्तर दिया, हमें दूसरे अभयारण्य में भी प्रवेश करना चाहिए। मुझे चिंता है कि यह लड़ाई शक्ति के और भी ऊंचे स्तर तक बढ़ जाएगी। एसोसिएशन पर पहले कभी इतना सुनियोजित, शक्तिशाली हमला नहीं हुआ था। जो कोई भी इन हमलों की योजना बना रहा है, वह वास्तव में कुछ विनाशकारी तैयारी कर रहा होगा। हमारे लिए अभयारण्य में रहना निश्चित रूप से अधिक सुरक्षित है। जैसे ही उसने यारा की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति परेशान हो गई। लेकिन क्या आप ठीक होंगे? हमने अभी तक आपके लिए कोई दूसरे ऑर्डर का हथियार या उपकरण नहीं खरीदा है। हमें आज इसे संभालना था। हमले का समय इससे बुरा नहीं हो सकता था।
सेलीन ने दूसरे क्रम की स्थिति तक अपना विकास पूरा करने के लिए दूसरे अभयारण्य पोर्टल में प्रवेश करने के माध्यम से यारा का मार्गदर्शन किया था। सौभाग्य से यारा अपनी अद्वितीय नस्लीय पृष्ठभूमि के बावजूद जटिलताओं के बिना सफलतापूर्वक विकसित हुई थी। सेलीन के सावधानीपूर्वक निर्देशों का पालन करते हुए यारा अपनी उन्नति पूरी करने के तुरंत बाद उसी पोर्टल के माध्यम से पृथ्वी पर लौट आई थी। लेकिन हमले शुरू होने के कारण उनका जश्न अल्पकालिक रहा, जिससे उन्हें दूसरे ऑर्डर के अस्तित्व के लिए आवश्यक यारा उपकरण खरीदने से रोक दिया गया। अध्याय 307 शरण की तलाश। यहाँ आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, सेलीन ने निर्णायक रूप से कहा। उसने तुरंत अपने पहने हुए दूसरे ऑर्डर के कवच को उतारना शुरू कर दिया। यारा की आंखें चिंता से फैल गईं। नहीं, मैं आपकी सुरक्षा नहीं ले सकता। आपकी सुरक्षा का क्या होगा? बस इसे ले लो। हमारे पास इस बारे में बहस करने का समय नहीं है, सेलीन ने दृढ़ता से जोर देकर कहा। मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं पिछले कुछ समय से अपने निर्धारित स्थान पर जीवित रह रहा हूं। मैं क्षेत्र के खतरों और सुरक्षित क्षेत्रों को अच्छी तरह से जानता हूं। उसने स्पष्ट झुंझलाहट के साथ आह भरी। इसके अलावा यह मेरी गलती है। मुझे आपके उपकरण आपके विकास से पहले खरीद लेने चाहिए थे, लेकिन मैंने सोचा कि आपके विकास ने आपको किस प्रकार की क्षमताएं प्रदान की हैं, यह समझने के बाद अधिक विशिष्ट गियर खरीदना बेहतर होगा। यारा ने अनिश्चितता से चंद्रमा की ओर देखा। किसी ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन मांग रही थी जिस पर उसे भरोसा था। बस सेलीन की बात सुनो और कवच स्वीकार करो। वह हम दोनों की तुलना में दूसरे अभयारण्य के बारे में अधिक जानती है, उसकी बात सुनना ही बुद्धिमानी है। यारा ने सुरक्षात्मक उपकरण स्वीकार करने और इसे लगाना शुरू करने से पहले स्पष्ट अनिच्छा के साथ अपने निचले होंठ को काट लिया। सेलेन की रक्षा लेने के बारे में स्पष्ट रूप से असहजता थी, लेकिन स्थिति की आवश्यकता को पहचान रही थी। जैसे ही वे पोर्टल सिस्टम में प्रवेश करने और अभयारण्यों में शरण लेने के लिए तैयार हुए, कवच को उसके फ्रेम में फिट करने के लिए समायोजित किया गया, जहां तत्काल खतरे वर्तमान में पृथ्वी को निगलने वाली अराजकता की तुलना में अधिक प्रबंधनीय हो सकते हैं। यारा ने जिस पोर्टल की ओर इशारा किया था वह प्रथम अभयारण्य प्रवेश द्वार था। समूह ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया, चंद्रमा को सुरक्षित रूप से छोड़ दिया। फिर सेलीन और यारा उपलब्ध निकटतम दूसरे अभयारण्य पोर्टल तक जारी रहेंगे। वे घबराए हुए नागरिकों की भीड़ को धकेलते हुए अराजक सड़कों पर दौड़ पड़े। हमलों के कारण बड़े पैमाने पर भीड़भाड़ पैदा हो गई थी, क्योंकि लोग या तो डरकर भाग गए थे या हिंसा से बचने के लिए छिपने की जगह तलाश रहे थे। जब वे अंतः पोर्टल सुविधा पर पहुंचे तो समूह तुरंत अपने सामने हुए नरसंहार को देखकर भयभीत हो गया। प्रवेश द्वार के चारों ओर दसियों, शायद सैकड़ों जागृतिवादियों की लाशें जमीन पर बिखरी हुई थीं। शव अजीब जगहों पर बिखरे हुए थे। उनके उपकरण और हथियार या तो नष्ट कर दिए गए थे या जिन्होंने उनका नरसंहार किया था उन्हें लूट लिया था। मून की नजरें अपराधियों की तलाश में तेजी से आसपास घूमी, लेकिन उन्हें तत्काल किसी खतरे का पता नहीं चला। वाह! बिना किसी चेतावनी के कहीं से एक तीर आया, जो भयानक गति से हवा में सीधे चंद्रमा के सिर की ओर चला गया। सावधान सेलीन ने अपनी टीम के पहुंचने से पहले ही तीर को पहचानते हुए चिल्लाया। तेजी से आ रहे तीर को रोकने की कोशिश में सेलीन ने तुरंत एक मिट्टी की ढाल उठाई। जब मून ने बचने के लिए एयर स्टेप सक्रिय किया तो उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन हमला बहुत तेज था। तीर ने सेलीन की जल्दबाजी में बनाई गई बाधा को तोड़ दिया, जबरदस्त बल के तहत टूट गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। हालांकि ढाल तीर को धीमा करने में कामयाब रही। कदम, सेलीन चिल्लाई, यह महसूस करते हुए कि वे पहले की धमकियों से कहीं अधिक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहे थे। मून और यारा ने खुद को बगल में फेंक दिया। तीर उनसे केवल इंच भर चूक गया, क्योंकि वह उनके पीछे एक पत्थर की दीवार को तोड़ता हुआ एक बड़ा अंतर छोड़ गया। यदि सेलीन की रक्षात्मक दीवार ने प्रक्षेप्य की अधिकांश गति को अवशोषित नहीं किया होता तो उनमें से एक की आश्चर्यजनक हमले से लगभग निश्चित रूप से मृत्यु हो गई होती। मून का खून ठंडा हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह एक इवॉल्वर के कारण लगभग अपनी जान गंवा चुका है, जिसका उसे आसपास होने का भी एहसास नहीं था।
यह प्रतिद्वंद्वी उस प्रतिद्वंद्वी से काफी मजबूत है जिसे मैंने पहले मारा था। उसने कितने एक्यूपवाइंट खोले हैं? मलबे के ढेर के पीछे से तीरंदाज ने अंततः खुद को प्रकट किया। उसका धनुष झुका हुआ था लेकिन तैयार था। एक और तीर पहले से ही नोक पर था और एक पल की सूचना पर छोड़ने के लिए तैयार था। आप मेरे तेज शॉट से बचने में कामयाब रहे। आकृति ने उन्हें ठंडी आंखों से देखा। बहुत बढ़िया। आप स्पष्ट रूप से अपनी शक्ल से अधिक मजबूत हैं। मून, सेलीन और यारा ने तनावपूर्ण रक्षात्मक रुख अपनाया। तीरंदाज से दूर देखने में असमर्थ रहे क्योंकि उसने धीरे धीरे अपने चेहरे पर आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ अपना धनुष उठाया। आइए देखें कि क्या आप किसी अन्य को चकमा दे सकते हैं, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। उसने डोरी पीछे खींची और फायर किया। वाह! तीर एक मिसाइल की तरह हवा में चीरता हुआ जबरदस्त गति से टीम की ओर बढ़ा। वाह! एक और तीर अचानक चलाया गया। इस बार यह यारा की स्थिति से था। उसने आने वाले हमले को रोकने के प्रयास में अपना तीर चलाया था। यारा के तीर में प्रभावशाली गति और सटीकता होने के बावजूद उसका तीर पूरी तरह से प्रबल हो गया था क्योंकि यह इवोल्वर के तीर से टकरा गया था। तीर यारा के रक्षात्मक शॉट से चकनाचूर हो गया और बिना किसी गति खोए अपने प्रक्षेप पथ पर चलता रहा। सेलीन ने तुरंत एक वायु अवरोधक जादू चलाया जिससे उसके मन को हमले को रोकने में मदद मिली। उसका पवन अवरोध तीर के मार्ग को इतना बदलने में कामयाब रहा कि वह बिना किसी हानि के उनके पार चला गया। इससे पहले कि वे राहत की सांस लें कि पहला तीर सफलतापूर्वक हटा दिया गया था, दूसरा तीर पहले से ही उड़ रहा था। पिछले दो तीरों से निपटने में प्राप्त कुछ अनुभव के साथ समूह बमुश्किल तीसरे तीर से बचने में कामयाब रहा। गोता लगाते हुए और मलबे से ढकी जमीन पर लुढ़कते हुए घातक मिसाइल कई दीवारों को तोड़ते हुए एक दूर की इमारत में समा गई। शुक्र है जनता में से किसी को भी आवारा तीर से चोट नहीं लगी। इवॉल्वर को देखते हुए जो एक बार फिर उनकी ओर एक और तीर चलाने के लिए अपनी धनुष की प्रत्यंचा खींच रहा था, चंद्रमा को तुरंत एहसास हुआ कि वे गंभीर संकट में थे। यारा और सेलीन दोनों एक ही इवोल्वर के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और अपनी हालिया जीत के बावजूद वह इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ और इन परिस्थितियों में उनकी रक्षा में मुश्किल से ही सार्थक योगदान दे सका। तीरंदाज की आग की दर बहुत तेज थी, उसकी सटीकता बहुत सटीक थी और उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उसे आसानी से रोका नहीं जा सकता था। चंद्रमा का दिमाग उसके उपलब्ध विकल्पों पर विचार करने लगा। केवल उनके लाइटनिंग राइजू के पास संभावित रूप से एक ओपनिंग बनाने के लिए पर्याप्त गति और लचीलापन था, जिसकी उनकी टीम को कुछ गति बनाने और तीरंदाज की लय को तोड़ने की आवश्यकता थी। लेकिन अपनी सबसे शक्तिशाली क्षमता का उपयोग करने से उसके मैना भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खत्म हो जाएगा और यदि यह आवश्यक उद्घाटन बनाने में असफल रहा तो उसे व्यक्तिगत रूप से अपनी कब्र में एक पैर रखना होगा। धनुर्धर पहले से ही दूसरा तीर निकाल रहा था। मून के पास यह निर्णय लेने के लिए कुछ सेकंड थे कि क्या उन्हें एक ही निर्णायक प्रहार पर सब कुछ दांव पर लगाना चाहिए या अपनी गंभीर स्थिति का कोई अन्य समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। यह विकल्प संभवतः यह निर्धारित करेगा कि क्या उनकी टीम अगले कुछ क्षणों में बची रहेगी या वे मानव इतिहास का एक हिस्सा बन जाएंगे। अध्याय 308 एक इवॉल्वर से लड़ना। थोड़ा समय शेष रहने पर मून सेलीन की ओर मुड़ा, फिर बोला, सेलीन, हम उसे सर्दियों की मौत क्यों नहीं दिखाते? मून की बात सुनकर सेलीन के कान खड़े हो गए। उसने मुड़कर उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। दुश्मन इतना खतरनाक था कि एक पल के लिए भी उसका ध्यान भटक नहीं सकता था। फिर भी उसकी अभिव्यक्ति को देखे बिना सेलीन ने तुरंत मून के संदेश को समझ लिया। उसने अपने रक्षात्मक रुख को बनाए रखते हुए उसे एक सूक्ष्म अंगूठा दिया, फिर तैयारी में अपनी क्षमताओं को शामिल करना शुरू कर दिया। इवोल्वर ने उनकी बातचीत सुनी लेकिन इसे खारिज कर दिया। आप काफी परेशान करने वाले कीड़े हैं, मुझे यह स्वीकार करना होगा। विंटर की मौत पर चर्चा करने के बजाय हम आपके बारे में बात क्यों नहीं करते? जैसे ही उसने एक के बजाय दो तीर एक साथ मारे, उसकी आभा तीव्र रूप से चमकने लगी। वह अब उनसे पीछे नहीं हट रहा था। इससे पहले कि तीरंदाज अपना हमला जारी कर पाता,
चंद्रमा ने उसी अंधा कर देने वाली दौड़ को अपनी स्थिति की ओर फेंक दिया जिसका उपयोग उसने पहले किया था। शिलालेख शानदार तीव्रता के साथ सक्रिय हुआ, लेकिन उसकी पिछली मुठभेड़ के विपरीत यह इवोल्वर केवल क्षण भर के लिए हिल गया, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी अचानक रोशनी के अनुकूल हो गईं। ऐसी कमजोर चालें पूर्ण सत्ता के सामने कभी टिक नहीं सकतीं, उन्होंने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। फ्लैश को तैनात करने के तुरंत बाद चंद्रमा और सेलीन दोनों ने अपने मौलिक हमले जारी किए। पानी और आग ने मिलकर घने छुपे हुए धुंध के एक विशाल बादल का निर्माण किया जिसने तुरंत युद्ध के मैदान में सभी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। पहली बार इवॉल्वर के हाव भाव में झुंझलाहट दिखी। उसने धुंध में उनके शवों को खोजने की कोशिश की, लेकिन वाष्प का बादल उसकी शुरुआत की अपेक्षा से कहीं अधिक सघन और लगातार बना हुआ था। जैसे ही उसने और अधिक गहनता से देखा, उसे एक छायाचित्र दिखाई दिया। वाह! उसने एक ही नजर में अपना नोकदार तीर उसकी ओर छोड़ दिया। तीर ने आकृति के सिर में प्रहार किया, जिससे वह 1 सेकंड बाद जमीन पर गिर पड़ा। बुल्सआई! मुस्कुराते हुए इवोल्वर उस आकृति की ओर चला जिसे उसने मार गिराया था। उसे तीर की स्थिति में एक मृत शरीर की उम्मीद थी। धिक्कार है, यह एक पृथ्वी का धोखा है, इवोल्वर ने गुर्राते हुए कहा। कोई बात नहीं, आप हमेशा के लिए छिप नहीं सकते, वह बुदबुदाया। उसकी आंखें उन स्थानों की तलाश कर रही थीं जो युद्ध के मैदान का बेहतर दृश्य प्रदान कर सकें। उसकी नजर पास की एक इमारत की छत पर टिकी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ऊंची जमीन पर दावा करने के लिए ऊपर की ओर छलांग लगाने से पहले इमारत की ओर अपना रास्ता बनाया, जहां वह उनकी कब्र होने की उम्मीद कर रहा था, उससे बेहतर सुविधाजनक स्थान की तलाश कर रहा था। जैसे ही उसके पैर छत की सतह को छुए, 2 छिपे हुए रन एक साथ सक्रिय हो गए। बूम! उसके नीचे एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे हर दिशा में मलबा और आग फैल गई। हालांकि विस्फोट संरचना को समतल करने के लिए काफी शक्तिशाली था, इवोल्वर को केवल मामूली चोटें आईं, कुछ महत्वपूर्ण के बजाय कुछ सतही खरोंचें। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह एक तैयार जाल में फंस गया है, उसकी अभिव्यक्ति उदास हो गई। जैसे ही उसका शरीर ढहती इमारत से नीचे गिरा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दाहिनी ओर से उच्च दबाव वाले पानी का एक विनाशकारी खंभा आया। उसकी बाईं ओर से एक कड़कड़ाता हुआ नीला बिजली वाला भेड़िया चमक रहा था और ठीक सामने एक तीर धीरे धीरे सीधे उसके पैरों पर उड़ गया। हमलों का समय सावधानी से तय किया गया था। सटीक क्षण की प्रतीक्षा की जा रही थी जब इवोल्वर हवा में होगा और प्रभावी ढंग से युद्धाभ्यास करने में असमर्थ होगा। इवोल्वर की हृदय गति अपनी पिछली लय में लौट आई, क्योंकि उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके पास आने वाले हमलों से बचने का समय है। यदि हमलावर इवोल्वर होते और कई इक्विपमेंट खुले होते तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं था, और यह उनके हमलों की गति और शक्ति में दिखाई देता है। उसने जल्दी से एक तीर चलाया और धनुष की प्रत्यंचा को जबरदस्त ताकत से तब तक पीछे खींचा जब तक कि हथियार संग्रहित तनाव से कांपने न लगा। वाह! धनुष से तीर इतने वेग से फटा कि पीछे हटने से तीरंदाज हवा में ऊपर की ओर चला गया, जिससे प्रतीत होता है कि वह नीचे से हो रहे हमलों से बच गया। सिवाय इसके कि हमले छूटे नहीं, कम से कम सभी तो नहीं। उसे पूरी तरह से झटका लगा। कड़कड़ाती बिजली रायजू पहले से ही अपनी नई स्थिति की ओर बढ़ रही थी, जैसे कि उसने किसी तरह से उसके टालमटोल वाले पैंतरेबाजी की भविष्यवाणी की थी, इससे पहले कि वह इसे अंजाम दे। क्या इवोल्वर बाहर निकलने में कामयाब रहा? क्रैकल! चंद्रमा ने अपने मन के लगभग 90% का उपयोग करके पूरी तरह से चार्ज किए गए लाइटनिंग वुल्फ को इवोल्वर पर विनाशकारी बल से मारा, जिसने एस रैंक फर्स्ट ऑर्डर जानवरों को आसानी से भून दिया होगा। इस हमले में एक नव उन्नत इवोल्वर की शक्ति है, तीरंदाज ने बढ़ती चिंता के साथ सोचा, क्योंकि उसने अस्थायी रूप से मांसपेशियों पर नियंत्रण खो दिया था। हमला बिल्कुल शक्तिशाली नहीं था, लेकिन शरीर पर इसके प्रभाव असंख्य थे। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। इससे पहले कि वह संभल पाता या अपने लकवाग्रस्त शरीर पर नियंत्रण स्थापित कर पाता, 2 तीर और एक पतला लेकिन शक्तिशाली पानी का भाला, जो पिछले हमलों से कहीं अधिक मजबूत था, उसकी ओर तेजी से आए। वाह! बैराज ने उस पर पूरी गति से हमला किया।
उन सुस्त हमलों के विपरीत जिनसे वह कुछ क्षण पहले आसानी से बच गया था। एक तीर उनकी बाईं किडनी में गहराई तक धंस गया, जबकि दूसरा उनके कवच को छेदता हुआ उनके कलेजे को भेद गया। लेकिन दबावयुक्त पानी का खंभा सबसे ज्यादा नुकसानदायक था। इसने उसके बाएं हाथ को कंधे से नीचे जोर से काट दिया, जिससे उसकी हड्डी कट गई। कंधे के जोर से उसकी बाह का जो हिस्सा बचा था वह मांस का क्षतविक्षत टुकड़ा बन गया। पीड़ा के उस क्षण में इवॉल्वर को अंततः एहसास हुआ कि उसके साथ पूरी तरह से छेड़छाड़ की गई थी। पिछले तीर और पानी के हमले धीमे नहीं थे, क्योंकि वह हमला करने के लिए बहुत शक्तिशाली था। उन्हें शुरुआती हमलों से बचने के लिए मजबूर करने के लिए जानबूझकर गति दी गई थी। जब तक वह उन फर्जी हमलों से बचता, लाइटनिंग वुल्फ उसे ठीक उसी समय पंगु बनाने के लिए तैनात हो गया था जब वास्तविक हमले उसके अनुमानित स्थान पर पहुंच गए थे। इससे पहले कि अपंग तीरंदाज अपना पतन पूरा कर पाता, अतिरिक्त तीर और केंद्रित आग के विस्फोट उसके नीचे की ओर आने लगे, जिससे उसके पहले से ही गंभीर रूप से घायल शरीर को और अधिक नुकसान हुआ। बूम बूम। वाह! मौत के दरवाजे पर इवोल्वर का दिमाग पहले की तरह काम कर रहा था। क्या ये मेरे आखिरी पल हैं? सब कुछ धीमी गति में क्यों हो रहा है? वह आदमी सोचने से खुद को रोक नहीं सका और लगातार नीचे गिरता रहा। उनके दिमाग ने सगाई के हर पहलू को दोहराया, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह साजिश रची गई थी, धुंध के माध्यम से प्रारंभिक गलत दिशा से लेकर इमारत के जाल तक और अंतिम हमले तक। 3 हमलावरों में से एक ने अपनी प्रतिक्रियाओं की भविष्यवाणी की थी और एक अनुक्रम तैयार किया जिसने इवोल्वर की अपनी गति को एक दायित्व में बदल दिया। उस क्षण उसके मस्तिष्क में कुछ शब्द गूंजने लगे और वह हमेशा के लिए बंद होने लगा। विंटर्स डेथ। क्या यह वही था? यह इवॉल्वर का अंतिम विचार था, क्योंकि उसका टूटा हुआ शरीर पराजित होकर जमीन पर गिर गया।